अच्छा सर, मैंने रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट कर दी। मैंने अभी चेक किया तो वहाँ पर ना 6 PM टू 8 PM पे ना लेटेस्ट ट्रेंड का सेक्शन चल रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सिंगलटन की एग्जांपल मैं वैसे दे देता हूँ आपको। मुझे यहाँ से कोई एक अच्छी नहीं मिल रही है। ये इसकी एक एग्जांपल है कि एक ऐसा पीस ऑफ कोड जिसको हमारे पूरे जो ऐप है उसके अंदर हर हर कोई एक्सेस कर सकता है। इसकी एग्जांपल है वॉशिंग मशीन। कि एक घर के अंदर वॉशिंग मशीन एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसको जो एक ही होती है, नॉर मोस्ट प्रोबेबली हर किसी के घर में एक ही वॉशिंग मशीन होती है, लेकिन एक्सेस उसको हर कोई, जितने भी लोग घर में रहते हैं वो सारे उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने जरूरियात के अकॉर्डिंग। तो सिंगलटन भी ऐसे ही होता है। एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड होता है जो कि सबके लिए पब्लिकली अवेलेबल होता है। जितनी भी क्लासेस होती हैं तो उसमें से सारे उसको ना यूज कर सकते हैं। एक हो गया सिंगलटन पैटर्न। फिर दूसरा आ गया फैक्ट्री पैटर्न। मैंने आई थिंक फैक्ट्री ओपन किया है, मैं बाकी भी ओपन कर देता हूँ। अच्छा, ये लो लेवल के हो गए। अभी हम इनको पढ़ेंगे एक साथ साथ। और फिर लो लेवल के कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे, एक वेंडिंग मशीन देख लेंगे, और स्नेक लैडर गेम देख लेंगे, और ऑनलाइन बुक स्टोर देख लेंगे। ठीक है, ये कुछ एक एग्जांपल्स देख लेंगे। उसके बाद हम आ जाएंगे हाई लेवल के ऊपर। तो मेनली जो है ना वो हाई लेवल हम कवर कर रहे होंगे इसके अंदर। ठीक है, तो दूसरा पैटर्न है फैक्ट्री पैटर्न। अब फैक्ट्री के अंदर होता ही है नॉर्मल, जो एक असली फैक्ट्री होती है, कि हम जो है वो क्या कहते हैं कि वो प्रोडक्ट होता है कोई कोई भी एक, फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है जो जूते बनाती है। तो जूतों की फैक्ट्री जो है वो जूते प्रोड्यूस करती जाती है, करती जाती, करती जाती, करती जाती है। सिमिलरली हमारा कोड का एक ऐसा पोर्शन जो कि एक स्पेसिफिक चीज प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारा है फैक्ट्री पैटर्न। अब रियल लाइफ उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है यहाँ पे। Browsers use factory methods to create different types of plugins or page renders on the content type, PDF, HTML, Flash. This allows flexible and extensive handling of various media. एग्जाम्पल मैं इसके देता हूँ कि एक हमने पीस ऑफ कोड लिखा हुआ है जिसके थ्रू हम पेज जो है वो न्यू ओपन कर रहे हैं, न्यू टैब ओपन कर रहे हैं। तो मैं जितनी दफा भी उसको क्लिक करता हूँ वो सेम मेरा जो कोड है उसको कॉल किया जाता है, और उससे हमारा न्यू टैब ओपन हो जाता है। तो वो कोड हमेशा हमेशा हमारा सेम रहेगा। इस वजह से इसको हम फैक्ट्री पैटर्न कहते हैं। इसी तरह एंड्रॉइड के ऊपर अगर आप इसकी एग्जांपल देख लें, तो इन एंड्रॉइड एक्टिविटीज आर ऑफन क्रिएटेड यूजिंग फैक्ट्री मेथड्स इनिशियली, सॉरी, इंटरनली टू मैनेज लाइफ साइकिल एंड। अच्छा, ये मुझे ना यहाँ से नजर नहीं आता क्योंकि वो आपके नेम्स आ रहे हैं वहां पे। मैं इसको जरा छोटा कर लूँ। जी। In Android, activities are often created using factory methods internally to manage life cycles and resource setup. Developers override methods like create on while the system handles the creation object. हाँ, पेमेंट गेटवेज की एक एग्जांपल जो है ना वो आप लोग सारे रिलेट कर सकेंगे कि प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म use factory methods to create different payment processes based on user selection. The factory returns the instance of the correct payment service without changing the client logic. तो ये एक हो गया। इसी तरह से गेम्स के अंदर उसकी एग्जांपल आ जाती है कि गेम्स यूज फैक्ट्री पैटर्न्स टू स्पॉन एनिमीज। जो एनिमीज बन बन के आ रहे होते हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर बार बार, तो वो फैक्ट्री पैटर्न यूज करते हैं। एक से एक कोड जो कि क्या कहते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइप की चीज प्रोड्यूस कर रहा है और वो उसको प्रोड्यूस करता जा रहा है जितनी दफा भी उसको हम कॉल कर रहे हैं। फिर है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। ओके, मुझे इसमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न इज अ creational design pattern that provides an interface for creating families or related or dependent objects without specifying the concrete class. It acts as factory of factories.
अब ये जो है ना वो है एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न। यानी कि हम एक ऐसी एक ऐसा पैटर्न है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो मल्टीपल फैक्ट्रीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था फैक्ट्री पैटर्न। फॉर एग्जांपल ये जो है वो हमारा टैब बना देता है। तो अब ये जो टैब तो बना देता है ये एक फैक्ट्री पैटर्न, अगर आप देख लें। लेकिन उससे पहले अगर आप देखें तो एक ऐसा भी कोड हम यूज कर सकते हैं जो कि पूरा ब्राउजर क्रिएट कर दे। तो वो जब पूरा ब्राउजर क्रिएट कर रहा है एज अ होल, तो उसके अंदर वो ये वाली फंक्शनैलिटी भी, ये वाला फैक्ट्री पैटर्न भी ऐड कर रहा है। तो आप कह लें कि एक ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर मल्टीपल इंडिविजुअल फैक्ट्रीज हो। अब इसके रियल लाइफ सॉफ्टवेयर एग्जांपल्स देख लेते हैं। आई applications that need to support multiple cloud platforms, AWS, Azure, Google Cloud. The abstract factory pattern facilitates the creation of cloud-specific services. An abstract factory can define interfaces for services like storage, compute, and networking. तो ये एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री फैक्ट्री पैटर्न जो है उसके थ्रू हम ये कर रहे होते हैं। इन एप्लीकेशंस दैट नीड टू सपोर्ट मल्टीपल डेटाबेसेस, द एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री पैटर्न कैन बी यूज टू क्रिएट डेटाबेस कनेक्शंस एंड क्यूरीज। इनके मल्टीपल चीजें जो है वो एक साथ हम कर रहे होते हैं। सेकंड हो गया। अब इन सबको यूज करके बनेगा क्या, वो हम एक दो पॉइंट्स के बाद देखें। तो ये बेसिक पैटर्न्स है, हम इनको पढ़ते जाते हैं। Builder design pattern. Builder design pattern is a creational design pattern that provides step-by-step approach to constructing complex objects. Uh, अब इसके अंदर हम इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। UI component builders are useful in building dialog boxes, forms, widgets, etc. अब ये अगर आप में से किसी ने वर्डप्रेस के अंदर काम किया हुआ है, तो वर्डप्रेस के अंदर हम विजेट्स बना रहे होते हैं। यानी कि अगर स्क्रीन का एक हिस्सा है ये वाला, सॉरी वो ओपन हो गया, तो इसके अंदर ये और ये एक विजेट है हमारा पूरा। तो जब भी हम उस विजेट को बनाने लगते हैं तो हमसे वो क्वेश्चंस पूछता है कि आपने इसका टाइटल क्या रखना है, आपने इसके अंदर बाकी डेटा क्या रखना है। तो जब आप उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो एंड पे क्या करते हैं कि वो बिल्ड कर देता है। तो ये एक बिल्डर पैटर्न है। कोड के अंदर हम इस तरह भी हो सकते हैं। फैक्ट्री के अंदर, बिल्डर के अंदर ये है कि फैक्ट्री के अंदर आप इनपुट नहीं देते। आपने उसको पहले से बता के रखा हुआ कि उसने बनाना क्या है। आप सिर्फ फंक्शन को कॉल करते हैं और वो चीज बना देता है। लेकिन बिल्डर पैटर्न के अंदर हमें उसके अंदर उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है कि बना के जो चीज आप बिल्डर बना के देगा उसके अंदर की चीजें हम डिफाइन करते हैं। अब डॉक्यूमेंट बिल्डर है, फॉर एग्जांपल HTML जनरेटर, या सॉरी PDF जनरेटर जो है। तो PDF जनरेटर के अंदर हम पहले कंटेंट ऐड करते हैं। जैसे कि अगर आप कैम स्कैनर होता था एक, के अंदर आप मोबाइल से तस्वीरें खींच के डालते हैं और वो उसको एक PDF के अंदर कन्वर्ट कर देता है, राइट। तो वो बिल्डर पैटर्न के ऊपर चल रहा होता है। लेकिन उसमें ये चीज है कि आपको पिक्चर्स प्रोवाइड करनी होंगी, वो तभी PDF बनाएगा, वो उसके बगैर PDF बना के नहीं दे सकता। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। आई थिंक ये सिंपल डेफिनेशन है, हम इनको देखते जाते हैं और फिर जो इनके प्रैक्टिकल सिनेरियोज के अंदर ये चीजें आप लोगों को ज्यादा समझ आएंगी। ये लो लेवल डिजाइन है, ये चीज याद रखिएगा साथ, कि हम कोड को किस तरह से, कोड का डिजाइन किस तरह से कर रहे होते हैं एक बड़े कोड बेस के अंदर। अच्छा, नेक्स्ट है प्रोटोटाइप डिजाइन पैटर्न। प्रोटोटाइप पैटर्न इज द क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न विच इज रिक्वायर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएशन इज द टाइम कंज्यूमिंग। जब किसी ऑब्जेक्ट को बनाने में टाइम लग रहा है एंड कॉस्टली ऑपरेशन, सो वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स विद द एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ टू कॉपी द एग्जिस्टिंग वंस। तो हम एग्जिस्टिंग से यूज करके बना रहे होते हैं। अब इसके एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डॉक्यूमेंट एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम्स, CMS, जैसे वर्डप्रेस होता है, कैन यूज द प्रोटोटाइप पैटर्न टू मैनेज document templates. Users can clone an existing template and then make specific modifications. देखें, अब इसके अंदर ये है कि अगर आप लोग एक वर्डप्रेस की एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर आप में उसमें एक वेबसाइट बनाने लगे हैं, तो आपके लिए ये मुश्किल है कि आप शुरू से बिल्डर पैटर्न यूज करें और साथ एक एक कंपोनेंट को उठा के लाएं और बनाएं। उससे अच्छा ये है कि आप एक टेम्पलेट लाएं
जो पहले से बना हुआ है, तो आप उसको कॉपी कर लें। ठीक है, तो वो प्रोटोटाइप हो जाएगा, यानी कि आपने पहले से एक बना बनाया जो टेम्पलेट था उसको यूज कर लिया। ये भी हो गया। Adapter design pattern. Adapter design pattern is the structural pattern that acts as a bridge between two incompatible interfaces, allowing them to work together. It is especially used for in integrating legacy code and third-party libraries into a new system. अच्छा, इसको भी देख लेते हैं। Softwares that use different file formats, CSV, JSON, XML, use adapters to convert these into format for the that the application can work with facilitating data interoperability interoperability। तो ये बड़ा सिंपल सा है कि आपके पास एक ऐसा कोड है, फॉर एग्जाम्पल पीएचपी का कोड है, उसको अगर आपने पाइथन के साथ वो करवाना है, कनेक्ट करवाना है, तो उसका तरीका ये है कि हमें अडेप्टर पैटर्न यूज करना पड़ेगा, हम ताकि दो लैंग्वेजेस को आपस में कनेक्ट करवा सकें। दूसरी एग्जांपल भी देख सकते हैं। Device drivers in operating systems, database connectors, and language converters, English to Chinese, Chinese to English, Chinese to Hindi, English to Hindi, are more examples of adapters। तो एक पूरा टेक्स्ट बेस है जो कि इंग्लिश के अंदर लिखा हुआ है, और एक पूरा टेक्स्ट बेस है जो हिंदी के अंदर लिखा हुआ है। तो उनकी जो कन्वर्जन है वो हम अडेप्टर पैटर्न से यूज कर रहे होंगे, कि जो जो उसके साथ वर्ड्स अडेप्ट कर रहे हैं हम उनको मैच करके नेक्स्ट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट आ गया डेकोरेटर डिजाइन पैटर्न। Decorator design pattern is a structural pattern that lets you dynamically add behavior to individual objects without changing other objects of the same class. It uses decorator, जैसे हम डेकोरेशन कर देते हैं ना एक घर के अंदर, तो इसी तरह से ये है। उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। कॉफी शॉप एप्लीकेशन। अगर आप मैकडोनल्ड्स पे जाते हैं या किसी कॉफी शॉप पे जाते हैं, स्टारबक्स पे एक्सेट्रा, जिनका बाइकआउट चल रहा है आजकल, लेकिन कस्टमर्स कैन यूज देयर कॉफी टू ऐड। अगर वो कॉफी ऑर्डर करने लगे हैं, तो वो चाहते हैं कि वो स्पेसिफिक कर लें, उसके अंदर किसी को चीनी नहीं चाहिए तो वो उसके अंदर से शुगर रिमूव कर सकता है, किसी को whipped क्रीम चाहिए उसके साथ तो वो उसके अंदर ऐड कर सकता है, और एक्सेट्रा, तो वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकता है। इसी तरह वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, वीडियोस कैन हैव सबटाइटल्स, किसी को सबटाइटल चाहिए किसी को नहीं चाहिए, तो ये हम डेकोरेटर पैटर्न के थ्रू वो कर रहे होते हैं। अब ये आ गई वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन आई थिंक सबको पता है कि क्या होती है, और तो हम इसको देख लेते हैं कि इसका सिस्टम डिजाइन किस तरह से होगा। ये लो लेवल है, हाई लेवल हम बाद में देखते हैं। तो हमें इसके अंदर रिक्वायरमेंट क्या क्या है। रिक्वायरमेंट हम अ, देख लेते हैं। एबिलिटी टू सिलेक्ट एन आइटम, वेरी सिंपल। एबिलिटी टू पे फॉर एन आइटम, उसके पैसे दे सके। डिस्पेंस द आइटम वंस पेमेंट इज मेड, उसको आइटम मिले भी, ये ना हो कि वो क्या कहते हैं पैसे दे के बस बैठा रहे, उसको कुछ भी ना मिले वापस। नोटिफाई द ओनर द सर्विंग एजेंट अबाउट द इन्वेंट्री डेटा। अब डेटा उसके अंदर मशीन के अंदर कुछ बचा नहीं है, और वो कस्टमर्स को कह रहा है कि हाँ आप पैसे दे दो और मैं चीज आपको दे देता हूँ, तो इससे पहले जो है ना वो ऑनर को इन्फॉर्म करे। तो ये चार हमें रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको हमने पूरा फुलफिल करना है। तो आई थिंक ये क्लास डायग्राम है, सॉरी लाइफ साइकिल डायग्राम है कि वो बनेगी कैसे। तो सबसे पहले अरे जो सिलेक्ट उसने किया, यूजर ने आइटम सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद उसने पेमेंट की, उसको वो आइटम मिल गया, और डिस्पेंस चेंजेस और जो चेंजेस हैं वो हमने डेटाबेस के अंदर अपडेट कर दिए, जो एडमिन को बता दिए कि भाई ये चेंजेस हो गए हैं। तो अब ये कौन सी है, ये है पेमेंट गेटवे का। ठीक है, यूजर जो है वो आइटम सिलेक्ट करेगा, उसके बाद पेमेंट सिस्टम जो है वो आएगा दरम्यान में, और फिर वो डिस्पेंसिंग एन आइटम है कि उसको वो आइटम मिल जाए, और पेमेंट सिस्टम जो है वो आगे मजीद काम कर रहे हैं कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं मनी पेड कितना है। ये हार्डवेयर कर रहा होगा क्योंकि आप उसके अंदर कैश भी डाल सकते हैं। और उसके बाद जो है वो डिस्पेंसिंग चेंज, अगर उसको यूजर को चेंज चाहिए, यानी कि अगर उसने $100 का बिल जो है, $100 का नोट जो है उसके अंदर ऐड कर दिया मशीन में,
और उसने चीज $5 की ली है, तो हमें उसको बाकी 95 जो है वो वापस करने पड़ेंगे। और ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे पास 95 हैं, या हम उसको ये बोल सकते हैं कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। ये डिस्पेंस ऑर्डर मैकेनिज्म है। तो ये इस तरह से है। आई अज्यूम्ड कि इसके अंदर ना ये लोग वो सारे सिस्टम डिजाइन के पैटर्न्स यूज कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी नहीं यूज किए हुए। तो हम देख लेते हैं एक दफा। हाँ ये ठीक है, लेकिन आई एम लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। जो हमने पढ़ा है हम उसके थ्रू इसको देख लें। एक सेकंड दीजिए। जी ये हैंड रेस नहीं, किसी का भी नहीं। हाँ हमने जो पैटर्न्स पढ़े थे उसमें अंदर कुछ एडिशन भी हो जाएगी, और वो हम रिवाइज भी कर लेंगे। कि सबसे पहला है स्टेट पैटर्न। स्टेट ये होती है कि हालत एक चीज की। तो इस टाइम पे मशीन की स्टेट क्या है? मशीन की स्टेट है आइडल, कोई उसको इंटरेक्ट नहीं कर रहा। ठीक है। दूसरी स्टेट है डिस्पेंसिंग। तीसरी स्टेट है आउट ऑफ ऑर्डर, सामान उसमें खत्म हो गया। चौथा है कि या ये वाली भी थी हैज मनी, के उसके अंदर भी पैसे मौजूद हैं। ठीक है, कि उसने उसके अंदर पैसे एंटर कर दिए। दूसरा है स्ट्रेटेजी पैटर्न। इज हेल्पफुल व्हेन यू नीड टू डिफाइन अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम्स और बिहेवियर्स एंड लेट द क्लाइंट चूज विच वन टू यूज एट द रन टाइम। हाउ इट वर्क्स। अच्छा, पेमेंट स्ट्रेटेजी देखेंगे कि अगर वो सिक्के से दे रहा है, कार्ड से दे रहा है, मोबाइल पेमेंट दे रहा है, या कैश दे रहा है। तो इन सारी सिनेरियोज के अंदर हमने उसको टैकल करने के लिए स्ट्रेटेजी पैटर्न जो है वो यूज किया हुआ है। कि इस टाइम पे हमारा जो कस्टमर है वो हमें पैसे पेमेंट किस मेथड से कर रहा है। ऑब्जर्वर पैटर्न है। ऑब्जर्वर पैटर्न नहीं पढ़ा हमने, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ साथ ही कि ऑब्जर्वर पैटर्न इज यूज्ड व्हेन अ ऑब्जेक्ट द सब्जेक्ट नीड्स टू नोटिफाई अदर ऑब्जेक्ट्स अबाउट चेंजेस ऑफ इट्स स्टेट। तो ये इसकी ऑब्जर्वर पैटर्न तो हमेशा मैं इस तरह से याद रखता हूँ। जैसे यूट्यूब के ऊपर अगर आप सब्सक्राइब बटन देख लें, तो सब्सक्राइब बटन ये करता है कि वो उस यूट्यूबर को भी बता देता है कि आपने क्या कहते हैं उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और साथ में आपको भी बता देता है कि आपने उसके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और पूरी दुनिया को भी बता देता है कि इस यूट्यूबर के इतने सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हैं। तो इस तरह से वो ऑब्जर्वर पैटर्न जो है वो काम कर रहा होता है। फैक्ट्री आप पढ़ के आए हैं, तो अब जो फैक्ट्री पैटर्न वो यूज कैसे हो रहा होगा। इन द वेंडिंग मशीन यू कैन यूज द फैक्ट्री मेथड टू क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, ड्रिंक्स, चिप्स विदाउट हार्ड कोडिंग। तो इसमें ऐसे है कि ना, मैंने उसके अंदर सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एंटर कर दिए फिजिकली, मैंने उसके अंदर रख दिए। और उसके बाद मैंने कॉल कर दिया एक स्नैक को या ड्रिंक वाले को, और उसको बता दिया कि इसके अंदर 40 जो है वो ड्रिंक्स ऐड कर दो। उसने फौरन से उसके अंदर 40 ड्रिंक्स ऐड कर दी। हमने फैक्ट्री पैटर्न से 40 ड्रिंक्स उसके अंदर आइटम्स डिजिटली कोड के थ्रू प्रोड्यूस कर दी। अब ये कंपोजिट पैटर्न है, हम देख लेते हैं सारे आप लोगों को। अच्छा ये समझ आ रहा है आप लोगों को, या मुश्किल लग रहा है? ये सारे सो रहे हैं क्लास में?
अस्सलाम मेरी वालेकुम आवाज आ सर। रही है? मैं जी जी सर, मैं अभी भी आया हूँ, वो नमाज पढ़ने चले गया था। जी सर, समझ में आ रहा है। जी, थैंक यू सर। एनीवन एल्स कुछ शेयर करेगा? आई थिंक मुझे लग रहा है सब किसी को भी समझ में नहीं आ रहा जब भी माइक अनम्यूट है। जी। क्या समझ नहीं आ रहा, आप पूछें, मैं फिर उस तरह से बताता हूँ। सर समझ सर आ रही। चैट चैट में भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है। अच्छा, ये मैं ये कंप्लीट करके ना मैं क्वेश्चंस पूछूंगा, तो प्रिपेयर है थोड़ा सा। तो कंपोजिट पैटर्न को देख लेते हैं। द कंपोजिट पैटर्न इज यूजफुल व्हेन यू हैव हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड वांट टू ट्रीट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एंड composites of objects uniformly. In vending machine, if there are multiple machines that can be grouped together in a mall, office building, the composite pattern helps by treating individual vending machine and group of vending machine in the same way. तो एक सेकेंड, ये वाला मुझे इतना अच्छा नहीं समझ आया, लेकिन लेट्स ट्राई। वेंडिंग मशीन है, वेंडिंग मशीन क्लस्टर है, both implement the same structure, allowing the common चेक आउट ऑफ स्टॉक आइटम्स और रीस्टॉक। अच्छा, तो ये बेसिक ऐसे है कि ना, हमारे पास अगर 15 वेंडिंग मशीन है एक बिल्डिंग के अंदर, एक मॉल के अंदर, तो हमने सबको मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जो है कंपोजिट पैटर्न। वो सबका हिसाब रखता है और इंडिविजुअली भी हिसाब रखता है। तो वो ये बताता है कि इतनी मशीन, वो ये बताएगा कि 15 में से 10 मशीन के अंदर सामान खत्म हो गया है, और वो ये भी बताएगा कि 15 में से 10 कौन कौन सी हैं और कौन सी के अंदर सामान खत्म नहीं हुआ। उसके बाद द कमांड पैटर्न, द कमांड पैटर्न इज यूज टू टर्न एन रिक्वेस्ट। तो लाइक बटन प्रेस करने के ऊपर ये कमांड पैटर्न ये यूज कर रहे होंगे। उसके बाद है डेकोरेटर। डेकोरेटर भी आप पढ़ के आए हैं। द डेकोरेटर पैटर्न अलाउज यू टू डायनेमिकली ऐड अ न्यू बिहेवियर टू अ ऑब्जेक्ट विदाउट अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द अदर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेम क्लास। जैसे मैंने कॉफी मशीन की एग्जांपल दी थी, कॉफी की, कि अगर आपने ऑर्डर करनी है तो आप उसके अंदर शुगर ऐड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, एक्सेट्रा। So you can use the decorator pattern to add extra features to the vending machine, like offering discount promotions without changing the core vending machine behavior. तो अ, पाकिस्तान के अंदर अगर ले लें, न्यू ईयर की एग्जांपल ले लें कि न्यू ईयर चल रहा है तो हम आपको 10% ऑफ दे रहे हैं, एक्सेट्रा। तो आइटम भी उनको सेम मिलेगी, और लेकिन कीमत वो कम ऐड करें, बाकी सारे प्रोसेस सेम रहेंगे सिर्फ, लेकिन उसकी प्राइस जो है वो 10% डाउन चली जाएगी। सिंगलटन पैटर्न, ये भी हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, सबसे सिंपल सा है। इसकी वॉशिंग मशीन की मैंने एग्जांपल दी थी। द वेंडिंग मशीन्स कंट्रोलर और मैनेजर could be implemented as a singleton to ensure that there is only one controller instance responsible for managing the machine's behavior across multiple transactions। यानी कि एक इंस्टेंस बनाएंगे हम, एक पीस ऑफ कोड लिखेंगे जो कि मल्टीपल ट्रांजैक्शंस के दौरान मशीन का बिहेवियर जो है वो नोट कर रहा होगा। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, वेंडिंग मशीन कंट्रोलर एज सिंगलटन टू हैंडल मशीन वेंडिंग सेटिंग्स लाइक प्राइस, आइटम अवेलेबिलिटी एंड लॉगिंग। तो वो एक कोड है जो हमें बताएगा कि उसकी प्राइस क्या है। एक ही कोड है जो बताएगा कि आइटम्स अवेलेबल हैं या नहीं है, और लॉगिंग। तो वो इस तरह से वॉशिंग मशीन होगी कि वो पूरे घर में सब उसको एक्सेस कर सकते हैं। अडेप्टर है और फसाद है। तो फसाद जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बता देता हूँ। अडेप्टर पैटर्न ये है कि वो, ये भी हमने पढ़ा था, ये अलाउ करता है incompatible interfaces to work together by providing a wrapper around the incompatible interface. If the vending machine supports multiple payment options, तीन चार payment options, the adapter pattern can help to adapt these different interfaces into a common one. तो वो ये, फॉर एग्जांपल, कैन अडेप्ट डिफरेंट पेमेंट मेथड्स इनटू अ यूनिफॉर्म पेमेंट इंटरफेस। तो एंड पे वो पेमेंट ही हो रही होगी, भले वो इससे आए, इससे आए, इससे आए, वो इन सबसे पेमेंट कलेक्ट करके एंड पे वो उसको अडेप्ट कर लेगा कि पेमेंट आ चुकी है। पर्पस द फसाद पैटर्न इन्वॉल्व्स द प्रोवाइड्स अ सिंपल इंटरफेस टू अ कॉम्प्लेक्स सबसिस्टम। अब ये ऐसे है कि ना, हमारे पास एक ना बहुत लंबा कोड बेस बन गया है वेंडिंग मशीन के लिए, जो कि हमने यूजर को नहीं बताना। ठीक है।
हमने यूजर को नहीं बताना। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कोड है ना वो इतना लेंथी कोड ना हो। अ, उसके लिए सिंपल बटन्स ही हों, और सिंपल बटन्स के लिए हम सिंपल जो है वो चीजें यूज करें। तो वेंडिंग मशीन फसाद कैन विद सिंपल मेथड्स लाइक सिलेक्ट आइटम, इंसर्ट मनी, डिस्पेंस प्रोडक्ट, इस तरह के छोटे छोटे मेथड्स हों। जो ओरिजिनल इनका कोड है, जो ओरिजिनल इनकी अ, वो वर्किंग है, वो यूजर तक ना पहुंचे, वो हम हिडन रखेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन है कि आपके ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न कौन सा है इसमें से? लेकिन कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें। अगर आपको नहीं समझ आया, कुछ भी समझ नहीं आया, तो फील फ्री टू टेल, ताकि हम उसको रिवाइज कर सकें। कोई पैटर्न मुश्किल लगे तो वो भी बता सकते हैं आप लोग। जी, जैसे थैंक यू फॉर एडिंग। एनीवन एल्स? देखें, ये तो अच्छी बात नहीं है कि अगर मैं सारा कुछ बोल के चला जाऊं और आप लोग पार्टिसिपेट ना करें। कोशिश करें कि इंटरेक्ट करें, कुछ चीज़ शेयर करें। कुछ चीज़ मुश्किल लग रही है तो बताएं। अगर आपको लग कोई भी चीज़ आप शेयर कर सकते हैं। सर ये मैंने अभी ज्वाइन किया था, सो मैंने ज़्यादातर इसमें नहीं देखे, बट ये जो डेकोरेटर पैटर्न था जिसमें हम लाइक एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड कर रहे थे, दिस इज सिमिलर टू दैट ना कि लाइक हम लोग किसी चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट लाइक इंटरप्टिंग द बेसिक प्रोसेसेस। ये चीज़ हमने कल भी इसी तरह पढ़ी थी ना, ये उस उससे जी, रिलेटेड। जी, एग्जैक्टली। ओके, एंड कैन यू टेल के ये पैटर्न्स किस चीज़ के, बिकॉज मैंने लेट ज्वाइन किया था तो मैंने इसका जी, बिगिनिंग बिल्कुल। वाला सेक्शन मिस कर दिया। जी, हम ना लो लेवल सिस्टम डिजाइन पढ़ रहे हैं। तो लो लेवल सिस्टम डिजाइन के अंदर हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं कोड का। तो ये सारे के सारे कोड के पैटर्न्स हैं कि हम कोड को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हमारा कोड। तो इन तमाम पैटर्न्स के अकॉर्डिंग हम अपने कोड को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और वो सेपरेटेड होगा एज कम्पेयर टू कि हम सारा कोड जो है वो एक ही जगह पे लिखते हैं और उसके कोई पर्पस ना हो। तो हम उसको डिफरेंट पैटर्न्स के अंदर एक क्लास बना लेंगे, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट जो है वो मेथड्स बनाते जाएंगे। और उन तमाम मेथड्स के अंदर वो ये जो हमारा पैटर्न है ये बताएगा कि ये वाला स्पेसिफिक कोड क्या कर रहा होगा। ओके, सो लाइक क्लासेस किस तरह डिस्क्राइब करनी है और वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करेंगी, बेसिकली वही स्ट्रक्चर है ये। बिल्कुल, ये कोड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, थैंक यू। फॉर एग्जांपल, एक कोड है जो है 1 लाख लाइन का, या एक कोड बेस है। तो 1 लाख लाइन का कोड जो है वो 100 के, उसका स्ट्रक्चर हम वैसे नहीं रख सकते, यानी कि उसका स्ट्रक्चर वो कॉम्प्लेक्स होता जाएगा हर रोज। तो हमें उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इन पैटर्न्स को यूज करना पड़ेगा। एज कम्पेयर टू अगर आपने 15 लाइन का कोड लिखा हुआ है, तो वो तो बहुत सिंपल है, आप उसको जैसे मर्जी लिखते हैं। लेकिन जब आप बड़े स्केल पे काम कर रहे होते हैं, तो आई थिंक वो मिलियंस में चला जाता है। कि अगर आप अभी गूगल करें कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट के लिए कितने लाइंस ऑफ कोड लिखी गई थी, तो आई थिंक वो मिलियंस के अंदर आंसर देता है, 50 मिलियन या कुछ। तो 50 मिलियन लाइंस को जब हमने स्केल करना होता है, उसको मॉडिफाई करना होता है, उसको चेंज करना होता है, तो उस टाइम के ऊपर हम डिजाइन पैटर्न्स को यूज करते हैं कि कोड को डिजाइन कैसे करेंगे। जी, एनीवन एल्स? चलें, 1 मिनट दें मुझे। ये हमने कर लिया था।
वेंडिंग मशीन वाला भी हो क्या? वो उन्होंने सिमिलरली ऑनलाइन बुक स्टोर की एग्जांपल दी हुई थी। इन्होंने भी वो क्या कहते हैं कि ये नहीं बताया हुआ कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे यूज कर रहे हैं। चले खैर, आपको लगता है कि इसको हमें पढ़ने की जरूरत है, क्या हम इसको स्किप करते सर कंटिन्यू कर सकते हैं थोड़ा सा, ताकि ना जो ओवरव्यू जो जिसको क्लियर समझ में नहीं आया ना तो उनको और समझ में आ जाए। हैं? श्योर। असल में मैं चाह रहा हूँ कि ना आप लोग पार्टिसिपेट करें। और मैं ये नहीं चाह रहा कि मुझे इंडिविजुअली आप लोगों के सबके नाम कॉल करने पड़े, वन बाय वन। दैट इज नॉट गुड। अच्छा, ये ऑनलाइन बुक स्टोर के हम डिजाइन पैटर्न्स पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज होती है एमवीसी, मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये डिजाइन पैटर्न नहीं है, लेकिन ये आर्किटेक्चर पैटर्न है कि हम लोग अपने कोड को किस तरीके से बनाएंगे। तो आप में से कितने लोग हैं जिन लोगों ने रिएक्ट यूज किया हुआ है, या लारावेल यूज किया हुआ है, या जेंगो यूज किया हुआ है? आप में से जिस जिसने कोई फ्रेमवर्क यूज किया हुआ है जिंदगी में, वो चैट में बताएं, फिर हम उस हिसाब से इस चीज को देख लेते हैं। जी, आसिया ने रिएक्ट यूज किया हुआ है। ठीक है। मैं आपको ना वन बाय वन बताता हूँ कि सबके अंदर किस तरह से होते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे थैंक यू। तो रिएक्ट के अंदर ना हमारा मॉडल होता है MVVC, मॉडल व्यू व्यू कंट्रोलर। या आई थिंक, मेरे ख्याल से मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? रिएक्ट MVVM होता है या MVVC होता है? तो मैं इसको वैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिएक्ट के अंदर ना हमारा कोड इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है कि हम लोग सेम एक, लेट सपोज आपने फाइल बनाई हुई है, उस फाइल के अंदर आप HTML लिख रहे हैं, उसी फाइल के अंदर आप डेटाबेस को भी कॉल कर रहे हैं, उसी फाइल के अंदर आप कोड लिख रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली, सॉरी, डेटाबेस को आप सेपरेटली कॉल कर रहे हैं एक और फाइल के अंदर, लेकिन कोड और लॉजिक जो है वो व्यू के अंदर ही लिखी जा रही है। दैट इज MVVM। वो मॉडल व्यू व्यू मॉडल आ जाता है। ठीक है। ये था। डॉट नेट मैंने यूज नहीं किया हुआ पर्सनली। जेंगो के अंदर जो है वो उसका भी MVC है। अ, उसका जो कंट्रोलर होता है वो सेपरेट होता है, उसका व्यू जो है वो सेपरेट होता है, और उसका जो मॉडल, जो डेटाबेस का स्कीमा है, वो भी सेपरेट होता है। लारावेल के अंदर भी MVC यूज होता है। उसका जो मॉडल है जिसके अंदर हम डेटाबेस को डिफाइन करते हैं वो सेपरेट होता है। उसके सारे के सारे ब्लेड्स जो हैं वो सेपरेट होते हैं, और उसके जो कंट्रोलर की फाइल्स हैं वो सब सेपरेट होती हैं। तो वो MVC आर्किटेक्चर पैटर्न यूज कर रहे होते हैं। जी। अ, इसमें कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहेगा? आप लोगों की अपनी अंडरस्टैंडिंग अबाउट आर्किटेक्चर पैटर्न्स।
काफी सोई हुई क्लास है मेरी तरफ। सुबह के 7:40 7:44 हुए हैं और मैं जो हूँ आप पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है शाम के टाइम भी इस टाइम पे सोए हुए हैं। चलें ठीक है, हम ऑनलाइन बुक स्टोर को एक दफा कवर कर लेते हैं और फिर आते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर सिंगलटन यूज हो रहा है, इंश्योर्स दैट ओनली वन इंस्टेंस। ऑनलाइन बुक स्टोर है ना, कि किताब किसको चाहिए, तो लॉग इन कौन है इस टाइम पे, और डेटाबेस के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, कौन कौन सी किताबें पड़ी हुई हैं। अगर तो हम इसको ई बुक्स के हिसाब से बना रहे हैं, तो ये एक बुक कितने यूजर्स ने रीड की है, ये एक बुक कितने यूजर्स ने एक्सेस की है, ये सारे के सारे सिंगलटन के अंदर आ जाएंगे। इसी तरह स्ट्रेटजी पैटर्न है, यूज्ड व्हेन नीड मल्टीपल इंटरचेंजेबल एल्गोरिदम्स। जैसे कि पैटर्न क्या, पेमेंट का क्या होगा मेथड, पेमेंट की स्ट्रेटजी, बुक्स को सॉर्ट कैसे करना है, बाय प्राइस, बाय रेटिंग, बाय पॉपुलैरिटी। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम स्ट्रेटजी पैटर्न के अंदर बना रहे होंगे। ऑब्जर्वर पैटर्न है, तो अगर कुछ होगा तो तमाम लोगों को नोटिफिकेशन चले जाएंगे। फॉर एग्जांपल, नोटिफाई यूजर via ईमेल एंड एसएमएस व्हेन हिज ऑर्डर इज शिप। तो ये ई बुक से अगर हम फिजिकल की तरफ इसको लेके जाएं, तो उसमें यह है कि जैसे ही उसको किताब उसकी रिसीव होगी तो हम उसको ऑनलाइन अपडेट देंगे। अपडेट द इन्वेंट्री व्हेन द ऑर्डर इज प्लेस्ड। इन्वेंट्री के अंदर ये बता दिया जाए कि ये बुक बिक गई है, ये कम हो गई है। यूजर को भी बता दिया जाए, और रिकमेंडेशन इंजन को भी बता दिया जाए कि ये यूजर ने ये किताब अभी खरीदी है, अब दोबारा से वो इससे सिमिलर किताबें खरीद सकता है। डेकोरेटर है, कि अगर उसको किसी को किताब भेजने लगा है अपने अलावा, तो वो चाह रहा है कि जी वो क्या कहते हैं उसको गिफ्ट रैपिंग में उसको ऐड कर दे, इंस्टेड वो उसको सिंपली भेजे, या वो उसके साथ ही कोई पर्सनलाइज्ड मैसेज, पर्सनलाइज्ड नोट, कुछ कोई चीज इस तरह से ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो भी वो करवा सकते हैं। ये हम डेकोरेटर के अंदर देख रहे हैं। इसी तरह कंपोजिट पैटर्न है, used for hier- hierarchical structures when you treat group or individuals objects uniformly, books categories, सब categories। तो ये वो सारी की सारी बुक्स का क्या कहते हैं कि एक जनरली स्ट्रक्चर बना के रखता है कि ये उसकी कैटेगरीज कौन सी हैं, ये तमाम बुक्स को सेपरेट करके रखता है। समथिंग अडेप्टर जो है वो अलाउज इनकम्पेटिबल interfaces to work together, integrating multiple payment gateways। तो अब हमारे पास काफी सारे हो सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड हो सकता है, डेबिट कार्ड हो सकता है, गूगल पे हो सकता है, एप्पल पे हो सकता है। ये इस तरह से वो मल्टीपल पेमेंट गेटवेज को एक साथ जो है वो कनेक्ट करके रखेगा। एक्सटर्नल सर्च इंजन्स भी हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जैसे इलास्टिक सर्च है, और इसके अलावा सोलर है, एक्सेट्रा। और उसके बाद कमांड पैटर्न, जब यूजर एक कमांड टाइप करेगा तो क्या होगा, तो अगर उसने एक किताब उसके अंदर अपनी कार्ट में ऐड कर ली, उसके बाद वो कहता नहीं अब मुझे नहीं ये चाहिए, वो कार्ट से उसको डिलीट कर रहा है, तब क्या होगा। उसके बाद प्रॉक्सी पैटर्न प्रोवाइड्स अ प्लेस होल्डर फॉर कंट्रोलिंग एक्सेस टू ऑब्जेक्ट्स, कैशिंग फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड बुक्स। तो अब ये पैटर्न जो है ना, ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि लेट सपोज कि एक न्यू बुक आई है किसी अच्छे ऑथर की, और लोग उसको बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं, तो इंस्टेड कि हर दफा हर यूजर को हम वो डेटाबेस से निकाल के दें, हम उसके अंदर एक कैशे मेमोरी बना देते हैं, और वो कैशे के अंदर हम पहले से लोड करके रख लेते हैं। तो उससे ये होगा कि वो प्रॉक्सी पैटर्न होगा, यानी कि वो पहले से ही उसके पास मौजूद है, इंस्टेड कि हम उसे दोबारा से सर्च करके ढूंढ के लाना पड़े। बिल्डर पैटर्न है, बिल्डर पैटर्न के अंदर यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स स्टेप बाय स्टेप, बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स ऑर्डर ऑब्जेक्ट्स, मल्टीपल बुक्स, कूपन्स, एड्रेसेस, बिल्डिंग बुक्स ऑब्जेक्ट्स विद मेनी ऑप्शनल फील्ड्स, एक्सेट्रा। तो ये बिल्डर पैटर्न है, जिससे हम बिल्ड कर रहे हैं वो किताबें डिजिटली। उसके बाद है रिपॉजिटरी पैटर्न, abstracts data access logic from business logic। तो बुक रिपॉजिटरी फॉर फेचिंग बुक्स, यूजर रिपॉजिटरी, तो ये सारी रिपॉजिटरीज को मैनेज करके रखेगा। ये जो है वो हमारे पास रिपॉजिटरीज हैं। जी, इसमें आप लोगों को सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न कौन सा लगा, और कौन सा आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आया, ये कौन सा मुश्किल है।
सर डेकोरेटर और प्रॉक्सी अच्छा लगा है। और सर ये बिल्डर को हम कह सकते हैं कि जिस तरह बुक्स का मेटा डेटा है वो साथ में स्टोर कर रहा हो। ये जो सेकंड एग्जांपल इसमें दी हुई थी बिल्डर में। बिल्डर का नंबर क्या था? हाँ, 11। बिल्डर के अंदर ना हम फॉर एग्जांपल आपके पास एक किताब है हाथ में, डिजिटल फिजिकल, तो अब आप चाहते हैं कि वो आप ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर भी ऐड कर दें। तो वो आप ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर जब ऐड करेंगे तो वो डिजिटली उसके अंदर वो ऐड हो जाएगी। तो उस तरह से हम बिल्डर जो है वो बुक को डिजिटली बिल्ड कर रहा होता है, तो उसके अंदर उसकी सारी डिटेल्स आती हैं। ठीक है सर। थैंक यू। थैंक यू फॉर स्पीकिंग। एनीवन एल्स जो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा कि ये आपको नई नई चीज एक अच्छी समझ आई है? सर आप रिविजिट कीजिएगा कमांड पैटर्न को, और अगर स्ट्रेटेजी पैटर्न है उसमें तो। जी सर, कमांड पैटर्न ये है कि जब यूजर एक कमांड देता है तब क्या होगा। फॉर एग्जांपल उसने कार्ट के अंदर एक चीज ऐड कर दी है अपनी, ये हम ऑनलाइन बुक स्टोर पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन बुक स्टोर के अंदर उसने एक बुक सिलेक्ट की, उसको वो पसंद आई, उसने उसको कार्ट के अंदर ऐड कर दिया है। अब वो चाह रहा है उसको कि वो वहां से डिलीट कर दे। तो वो उसकी कमांड के ऊपर क्या होगा, या फॉर एग्जांपल इससे पहले वो ये चाह रहा था उसको कार्ट के अंदर ऐड कर दे, तो उसकी कमांड के ऊपर क्या होगा? अच्छा, इसमें स्ट्रेटेजी पैटर्न का मेंशन है कहीं? मैंने सॉरी अभी थोड़ा देर से ज्वाइन किया। स्क्रॉल अप नहीं, कीजिए। इस वाले में नहीं है। स्ट्रेटेजी। हम अच्छा। पहले पढ़ चुके हैं स्ट्रेटेजी पैटर्न का। जी, नहीं बल्कि है, बिल्कुल। है, ओके। असल में ये हम यूज कर रहे हैं अपने फ्रेमवर्क के अंदर। यूज व्हेन यू नीड मल्टीपल इंटरचेंजेबल एल्गोरिदम्स, यस। तो हमारी मैं असल में प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाह रहा था अपने वर्क प्लेस के हवाले से, ताकि थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाए। हमारे पास यूज केसेस हैं। ठीक है, आप किसी भी कंपनी में जाएं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज केसेस डिजाइन होते हैं, और उसकी बेसिस पे आपकी डेवलपमेंट होती है। तो स्ट्रेटेजी पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं कि हमने वर्क फ्लोज बनाए हुए हैं। कैसे? आपके जो सॉफ्टवेयर के मल्टीपल कंपोनेंट्स हैं वो किस टाइम पे किस स्टेप के बाद एग्जीक्यूट होने चाहिए, हमने उसके स्टेप्स बना लिए। ठीक है, उसको हमने एक लिस्ट बना के दे दी है कि भाई ये आपका रोड मैप है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इस कंपोनेंट के लिए, इस फ्लो के लिए आपने ये वाले स्टेप्स करने हैं। पहले आपने डेटाबेस को कॉल करना है, डेटाबेस को कॉल करने के बाद आपने फलानी सर्विस को कॉल करना है। उस सर्विस से रिस्पॉन्स आने के बाद आपने फिर तीसरी सर्विस को कॉल करना है, और फिर आपने नेक्स्ट फ्लो में जाना है नहीं जाना। उस तरीके से होगा, यानी आपके मेथड्स और फंक्शंस वैसे ही हैं, लेकिन आपने क्या किया, उन तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी को आपने स्टेप्स में लिख दिया। और लिटरली एक, उसको हम लिखते हैं कि दिस इज, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखते हैं कि ये स्टेप्स हैं इसके। तो वो स्ट्रेटेजी पैटर्न है। अब उसको स्ट्रेटेजी पैटर्न क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि वहां पे हो सकता है हमारे पास एक स्टेप जो है तो वो फेल हो जाए, एक स्टेप उसके मुताबिक हमें रिक्वायरमेंट्स ना हो, तो ऑल्टरनेटिवली उसी फ्लो के अंदर दूसरे स्टेप में चला जाता है। या अगर एक फ्लो में नहीं जाना तो दूसरे फ्लो में चला जाता है, राइट? तो उस तरीके से हमने इम्प्लीमेंट किया उसको। फिर उसके अंदर आपके हमने इम्प्लीमेंट किए कमांड 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 पैटर्न इस्तेमाल किए। वो कैसे किया हमने? हमने अपने स्टेप्स को हैश मैप में डाला, ठीक है, और कमांड पैटर्न के थ्रू हमने उन स्टेप्स को इंडिविजुअली एग्जीक्यूट किया। तो नाउ वी आर गिविंग कमांड टू इंडिविजुअल स्टेप्स, इंडिविजुअल पीस ऑफ कोड्स, कि ओके इस फ्लो के मुताबिक आया। लेट्स से हमने फ्लो बनाया ऑर्डर मैनेजमेंट का, ऑर्डर आया, उस ऑर्डर को मैनेज करो। तो अब उसके मुताबिक जो फ्लो होगा, मल्टीपल फ्लोज हो सकते हैं कि अच्छा ऑर्डर कस्टमर आपका प्राइम कस्टमर है, रेगुलर कस्टमर है, उसके मुताबिक आपका कौन सा कोड चलना चाहिए, उसका हमने फ्लो बना दिए। उसके स्टेप्स भी अलग अलग होंगे, प्राइम कस्टमर वर्सेस रेगुलर कस्टमर। तो वहां पे हम कमांड हैश यूज करते हैं या कमांड पैटर्न यूज करते हैं टू कमांड पर्टिकुलर स्टेप्स टू एग्जीक्यूट। तो आई होप दिस एग्जांपल मेड सेंस। आप इन पैटर्न्स को composite बना के भी यूज कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू जस्ट स्टिक टू वन। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। जी, थैंक यू फॉर एडिंग। जी, एनीवन एल्स वुड लाइक टू शेयर समथिंग और ऐड समथिंग? नेक्स्ट चलते हैं।
विल बी स्किपिंग इट, क्योंकि इसमें सेम चीजें ही वो हम पढ़ रहे होंगे. एनी एग्जांपल फॉर बिल्डर पैटर्न इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? बिल्डर पैटर्न की एग्जांपल वर्डप्रेस है. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हिसाब से आप किस तरह से पूछ रहे हैं? रियल यूज केस. हाँ, वर्डप्रेस की एग्जांपल ले लेना. वर्डप्रेस के अंदर अगर आप बिल्डर पैटर्न को देखें, तो हमने एलिमेंटर के अंदर, एलिमेंटर प्रो है या एलिमेंटोर है, उसके थ्रू हम वर्डप्रेस का एक पूरा थीम बना रहे हैं. तो जब भी हम उसके अंदर एक कंपोनेंट उठा के लेके आते हैं, तो वो हमसे पूछता है कि इसके अंदर आपने डिटेल्स क्या क्या ऐड करनी है, तो हम डिटेल्स देते हैं, उस हिसाब से उसको बिल्ड करते जाते हैं. तो ये एक बिल्डर पैटर्न है. जी. स्केलेबिलिटी. ठीक है. अब ये बड़े सिंपल सिंपल टॉपिक्स हैं. हम इनको फिर से वही एक ओवरव्यू लेते जाएंगे और आगे चलते जाएंगे. अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई इसमें कुछ ऐड करना चाहे, तो फील फ्री टू इंटरप्ट. ओके. तो स्केलिंग की बात करें कि हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कैसे होती है, हम उस सिस्टम को बड़ा कैसे बनाते हैं, वर्टिकल स्केलिंग कैसे होती है. तो ये पिक्चर जो है ना, इट सेज इट ऑल. कि अगर आपके घर में एक कंप्यूटर है और आप उस कंप्यूटर के ऊपर गेम्स खेलते हैं, तो आप पहले गेम खेलते होते थे IGI या विक्टर कॉप 2. तो उसके लिए आपको क्या कहते हैं, 2 GB रैम चाहिए होती थी. और और उसके साथ क्या कहते हैं कि 128 GB की हार्ड ड्राइव भी चल जाती थी. लेकिन आपके जहन में ख्याल आया कि मैं GTA जो है वो 5 खेलूं, तो वो 2 GB रैम जो वो चलना बंद हो गई. आपको एक अच्छी रैम की जरूरत है, या SSD भी चाहिए, और साथ में आपको लेट मी नो व्हेन यू वुड लाइक मी टू टेक ओवर फॉर द प्रेजेंटेशन. श्योर. अच्छा. उसके साथ आपको क्या कहते हैं कि अब सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स आपको बढ़ानी पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल उन्होंने 8 GB मिनिमम मांगी हुई है अगर GTA 5 ने, तो आप 8 GB वो रैम इंस्टॉल करेंगे. उसके साथ आपको जो SSD चाहिए वो भी इंस्टॉल करेंगे, और अगर आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए वो भी इंस्टॉल करेंगे. तो आप कर रहे हैं वर्टिकल स्केलिंग. आप उसके रैम बढ़ा रहे हैं, आप उसका GPU बढ़ा रहे हैं, आप उसके अंदर मजीद चीजें ऐड करते जा रहे हैं कि भाई मैं वर्टिकली अपने सिस्टम को स्केल कर रहा हूँ. हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ये है कि हम एक के साथ एक, पहले ऐसा था कि आपके घर में एक कंप्यूटर था, अब आपने दो दो कंप्यूटर ला के रख दिए, तो हॉरिजॉन्टल स्केलिंग हो रही है. ठीक है. अब इसके अंदर हम थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, कि ये क्यों यूज कर रहे होते हैं स्पेसिफिकली. हाँ हाँ, अब हम इसको क्लाउड की एक एग्जांपल से समझते हैं. कि लेट्स सपोज कि आपके पास एक सिस्टम है, जो सर्वर होता था किसी जमाने में, एक सिंगल सिस्टम. उसके ऊपर ना एक टाइम के ऊपर पहले आते होते थे 25 या 50 क्लाइंट्स एक टाइम के ऊपर. 50 उसके ऊपर रिक्वेस्ट आती होती थी, वो उनको डील कर देता था. अब 2025 के अंदर उसके ऊपर रिक्वेस्ट आने लग गई हैं दिन की 5,000. ठीक है, या 10,000. तो 10,000 रिक्वेस्ट वो हैंडल नहीं कर पाता, वो ना थोड़ा सा इसके ऊपर वो हो जाता है. क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज ज्यादा कंज्यूम हो जाते हैं. तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि एक तो हम उसकी वर्टिकल स्केलिंग करते रहें. 5,000 यूजर्स को मैनेज करने के लिए हम कितने क्या कर सकते हैं, अ, कितनी कंप्यूट, कितनी रैम और कितनी हार्ड ड्राइव जो वो यूज कर सकते हैं. दूसरा तरीका ये है कि हम 5,000 को मैनेज करने के लिए एक नया सिस्टम साथ ऐड कर दें इसके अंदर. और दो सिस्टम हो गए अब हमारे पास. और दोनों सिस्टम जो है वो क्या कर रहे हैं कि 5,000 यूजर्स को हैंडल कर रहे हैं, एक पहला सिस्टम एक दूसरा सिस्टम.
हाँ, तो 2500 ये हैंडल कर रहे हैं और 2500 ये हैंडल कर रहे हैं। सिमिलरली मजीद उसके ऊपर यूजर्स आए, 2500 मोर यूजर्स ने उसको ज्वाइन कर लिया कि वो भी उसी सर्विस को यूज कर रहे हैं। तो हमने एक और सिस्टम भी उसके अंदर ऐड कर दिया 2500। तो उसका फायदा ये होता है, इसमें सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि अगर इनमें से एक सिस्टम डाउन चला जाता है ना, तो हमारा दूसरे दो सिस्टम जो है वो अप रहते हैं। लेकिन वर्टिकल स्केलिंग के अंदर अगर वो सिस्टम डाउन जाएगा तो वो पूरा का पूरा एक साथ ही सिस्टम डाउन चला जाएगा। जी। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग के अंदर सबको सब क्लियर है, या किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एक सेकेंड, चैट पे क्लिक कर रहा था। क्लियर है, ठीक है। तो ये उन्होंने एक और आर्टिकल भी दिया हुआ है इसमें, विच अप्रोच इज राइट फॉर यू। हम इनके अकॉर्डिंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले है स्मॉल एंड स्टडी। हमारा सिस्टम जो है वो छोटा सा है, उसके अंदर इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी, तो हम जो है वो वर्टिकल स्केलिंग जो है वो यूज़ करेंगे। गोइंग बिग, अगर आपके नंबर ऑफ यूजर्स बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं या एक्सेट्रा, कोई भी इस तरह हम बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो हम हॉरिजॉन्टल स्केलिंग यूज़ करेंगे। वेरिएबल लोड, serverless can be an excellent choice for applicants with unpredictable traffic and patterns or occasional spikes in activity because of serverless computing in the perfect for variable workloads since it is automatically controlled. Resources scalability depends on demand, so you only pay for the actual resources, etc. अच्छा, अब ये ना एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है कि अगर आपके पास सर्वर है ही नहीं है और आप एक थर्ड पार्टी सर्वर के ऊपर रिलाय कर रहे हैं, जैसे AWS है या Azure है या कोई और है या GCP है, गूगल क्लाउड है, तो आप उनको उतने पैसे दें कि जितना आप सर्वर यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ए AWS की एग्जांपल के अंदर हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास 100 यूजर आता है मंथ का, तो AWS 100 यूजर को हैंडल कर लेता है। लेकिन अगर 1 लाख यूजर आ जाता है, तो AWS उसको मैनेज कर लेता है और साथ में हमें उसके अकॉर्डिंग चार्ज कर लेता है। तो ये एक चीज थी। उसके अलावा नीड फॉर स्पीड है कि हमें स्पीड कितनी चाहिए। When your application needs to provide low latency responses, high performance horizontal scaling is a good option. क्योंकि horizontal scaling allows you to distribute traffic, तो ट्रैफिक जो है वो एक ही सर्वर के ऊपर नहीं रहती, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, reducing the load of each server and improving response times. लोड बैलेंसिंग टेक्निक्स उसके ऊपर हम यूज कर सकते हैं, जिससे स्पीड जो है वो मैनेज करें, एक्सेट्रा। और यूजफुल फॉर एप्लीकेशंस वेयर रिस्पॉन्सिवनेस एंड स्पीड आर क्रिटिकल। और मनी मैटर करता है। हॉरिजॉन्टल स्कूलिंग इज टिपिकली मोर इकोनॉमिकल ऑप्शन व्हेन यू हैव फाइनेंशियल लिमिटेशंस। फॉर एग्जांपल, ये ऐसे है कि ना, एक आपने लैपटॉप लिया 50,000 का, या कंप्यूटर लिया 50,000 का, और आपने उसके अंदर थी, ओके लेट मी थिंक, 50,000 का कंप्यूटर लिया, उसके अंदर आपकी थी 8 GB रैम थी, 256 GB SSD थी, और उसके अलावा 4 GB का ग्राफिक कार्ड था। लेट मी राइट इट डाउन। 8 GB रैम है, 4 GB ग्राफिक कार्ड है, और 256 SSD है। वो राइटिंग थोड़ी सी खराब हो रही है। अच्छा, ये आपने लिया था 50K का। एक तरीका ये है कि आप 50K के दो कंप्यूटर लगा दें, सेम चीज आ जाएगी, तो वो बन जाएगा 1 लाख का, 100K का। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि ये हम कर रहे थे हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। अगर आप वर्टिकल स्केलिंग करना चाहते हैं, तो वर्टिकल स्केलिंग के अंदर क्या होगा कि हमें पहले ही जो इससे हैवी सिस्टम है, यानी कि अगर आप इसको 32 कर दें, तो 32 GB रैम वाला सिस्टम जो है वो हमें 1.5 लाख का मिल रहा है, ये समथिंग वो ज्यादा कॉस्टली है। तो इस तरीके से वो हमारी कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाएगी, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग के अंदर हम बचत ज्यादा कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर दिस टॉपिक।
इसमें कोई क्वेश्चन है तो वो आप लोग पूछ लें। ऑल गुड। तो सर तलहा आप आगे कंटिन्यू करना चाहेंगे? हमारे पास टॉपिक्स हैं स्टेटलेस, लोड जी। बैलेंसिंग एक्सेट्रा, या हम वन बाय अल्टरनेटिवली इसको करते रहेंगे? ए, अब सर ये कौन सा सेक्शन में? जी जी, एक सेकेंड। ये है वीक 5, HLD, हाई लेवल डिजाइन इंट्रो एंड स्ट्रेटजीज, और इसका टॉपिक है Day 30, स्टेटलेस एंड स्टेटफुल सर्वर्स। Okay. It's a new topic. Stateless and stateful systems and system design. In system design, stateless systems handle each request independently, making them highly scalable, but without memory of past interaction. Stateful systems retains client state, providing continuity and data integrity by adding complexity to scalability. Okay. So हमारे पास यूजर 1 है, यूजर 2 है, और आपके पास एक लोड बैलेंसर है, 2 सर्वर्स हैं, और इसके बाद आपका जो स्टेट का डाटा है वो स्टोर हो रहा है एक्सटर्नली इन कैश। ओके, आई सी ना। किसी को फीचर फ्लैग के बारे में आइडिया क्या होता है? अगर किसी ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में काम किया हो या अपने एंड पे कभी एक्सप्लोर किया इस चीज को। व्हाट नो आर सर। फीचर फ्लैग्स? ओके। होता यह है कि कभी कभी हमें अपने सॉफ्टवेयर का कोई पर्टिकुलर फीचर ऑफ करना पड़ जाता है। ठीक है। अमूमन ये होता है कि हमारे पास फ्लोज होते हैं। ठीक है, कि आपका सॉफ्टवेयर एक खास किस्म के फ्लो में आता है, वो मल्टीपल फंक्शनैलिटीज है, लेकिन हाउ टू यूज दिस फंक्शनैलिटीज, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक जो बहुत ही गोल्डन प्रिंसिपल है वो है रीयूजेबिलिटी। ठीक है। तो जहां तक मैंने देखा है तो हम कंपोनेंट्स को भी रीयूज करते हैं। ठीक है। और खास तौर पे जब आप सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल पे आप जाते हैं तो वहां पे आपको ये इंडिपेंडेंस मिल जाती है कि आपका जो पर्टिकुलर कंपोनेंट है, अगर वो एक ही काम कर रहा है, उसका वेल डिफाइंड पर्पस है, तो आप उसको कहीं भी यूज कर सकते हैं जहां पे वो अपने पर्पस से सर्व कर सकता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक फंक्शन लिखा डिलीट यूजर। आपने एक फंक्शन लिखा डिलीट यूजर। अब आपके पास लेट से दो बिजनेस केसेस हैं, दो यूज केसेस हैं, यूज केस 1 और यूज केस 2। ठीक है। हर एक यूज केस का अपना अपना एक फ्लो है, यानी कि वो कौन से मेथड्स को, किन किन मेथड्स को वो इन्वोक करेगा। ठीक है, ताकि इस यूज केस पे और इस यूज केस को पूरा किया जा सके, फ्लो 1 और फ्लो 2। अब चूंकि मेरे पास डिलीट यूजर की एक वेल डिफाइंड फंक्शनलिटी है, दिस विल ओनली डिलीट अ यूजर, तो मैं मेरे पास जहां भी यूजर को डिलीट करने की नीड पड़ेगी, फ्लो 1 हो या फ्लो 2 हो, तो मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है। और मेरे मेरे पास और किसी चीज पे इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। या हो सकता है कि इसी फ्लो 1 के अंदर मेरे पास डिलीट यूजर करने के बजाय क्रिएट यूजर का एक ऑप्शन है। ठीक है। तो मैं कभी कभी क्या करूंगा कि मैं डिलीट यूजर को मैं ऑफ करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरा जब फ्लो चल रहा हो, जब स्टेप्स हो रहे हो, तो डिलीट यूजर इन्वोक ही ना हो। तो उसके लिए मैं एक बुलियन फ्लैग बनाता हूँ। ठीक है। बुलियन फ्लैग बनाता हूँ, और उस बुलियन फ्लैग की वैल्यू को मैं ट्रू या फॉल्स करता हूँ, तो वो क्या करेगा, या तो डिलीट यूजर का जो फीचर होगा उसको इनेबल कर देगा, या उसको डिसेबल कर देगा। अगर ट्रू होगा तो ऑन होगा, फॉल्स होगा तो उसको ऑफ कर देंगे, एंड वाइस वर्सा। डिपेंड कि आपका बुलियन फ्लैग क्या कहता है। ठीक है। ओके। तो अभी हमारे सिस्टम के अंदर अ, जहां मैं काम कर रहा हूँ तो वहां पे स्टेटलेस इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है। स्टेटलेस इंटरेक्शन रहती हैं, यानी कि मेरे पास जब एक क्लाइंट है, एक क्लाइंट ऐप है, उसने जब सर्वर को कॉल किया
तो सर्वर ने उसको सर्व करके भुला दिया, अब दोबारा से उसको एक दूसरी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। तो हमारा जो मैक्सिमम आर्किटेक्चर है वो इसी तरीके से काम करता है। क्लाइंट कॉल सर्वर, सर्वर सर्व्स बैक एंड दैट्स द एंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ट्रांजैक्शन वहां पे एंड हो जाती है। सर्वर के पास लॉग्स के अलावा क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ठीक है, सर्वर के पास लॉग्स के अलावा क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि क्लाइंट इंफॉर्मेशन रखे, इस क्लाइंट ने ये इंटरेक्शन की थी मेरे साथ, सो आई नीड टू बिहेव विद दैट क्लाइंट इन अ सर्टेन वे, राइट। तो इसको आप कहते हैं स्टेटलेस। ऐसे सिस्टम्स जिनमें आपका क्लाइंट का कोई भी डाटा स्टोर ना हो वो स्टेटलेस हो जाते हैं। ठीक है, हर एक रिक्वेस्ट इंडिपेंडेंटली आती है और उससे आपके पास स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। पास्ट जो इंटरेक्शन होती हैं आपके क्लाइंट के साथ, तो वो इंटरेक्शन का कोई डाटा नहीं होता अनलेस कि आपकी लॉगिंग करें। बल्कि हम क्या करते हैं, हम इस एक्टिविटी की लॉगिंग करते हैं स्प्लंक में, अगर किसी ने यूज किया हो तो स्प्लंक आपके पास टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू आप डिटेल्ड लॉगिंग और उससे आप देख सकते हैं, लॉग्स को डिबगिंग कर सकते हैं। उसमें बहुत इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है वो। ओके, तो अब हमारे पास एक, कभी कभी हम कैशिंग इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फीचर फ्लैग्स का तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। अब हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, उसके अंदर हमने तमाम के तमाम फीचर फ्लैग्स डाले हुए हैं। ठीक है, फीचर फ्लैग 1, फीचर फ्लैग 2, फीचर फ्लैग 3। अब मेरे सॉफ्टवेयर में जब एक मेथड फीचर फ्लैग को चेक करना चाह रहा है कि क्या डिलीट यूजर के लिए फीचर फ्लैग ऑन है या ऑफ है, ट्रू है या फॉल्स है, तो मेरे जो सॉफ्टवेयर है, जो मेरा एप्लीकेशन है, क्लाइंट है, वो इस सर्वर को कॉल करेगा। ठीक है, और वहां से एक लिस्ट लाएगा फीचर फ्लैग्स की। फिर उन लिस्ट के ऊपर मजीद होंगे जो भी उसने फीचर फ्लैग के साथ करना है। आप लूप्स चलाएं, जो भी आप लॉजिक लिखें वो आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे टेक्निकलिटी ये है कि जब भी मैं अपने डेटाबेस को कॉल, इसके फीचर फ्लैग की जो डेटाबेस है इसको मैं कॉल कर रहा हूँ, तो बार बार मुझे कॉल्स करनी पड़ रही हैं। ठीक है, और दिस इज इनएफिशिएंट। You need to be able to just call once and it should return to you the response back in just once, right? इसमें कोई इतना वो ज्यादा डाटा है नहीं कि टेबल्स बने हुए हैं, सिर्फ कोई फीचर फ्लैग है सिंपल और ट्रू फॉल्स वैल्यूज के साथ है। तो हमने क्या किया, हमने कैशिंग इंप्लीमेंट कर दी। ठीक है, तो जो मेथड फीचर हब को कॉल कर रहा था, जो फीचर फ्लैग्स को फेच कर रहा था, उस पर हमने कैशिंग इंप्लीमेंट की। और उस कैशिंग ने क्या किया, उस कैशिंग ने इस इंटरेक्शन को रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, इस कैशिंग के अंदर वो जितने भी फीचर फ्लैग थे और वो जो आपके पास जो ये कॉल थी, इस क्लाइंट को साथ इंटरेक्शन था, वो उसने रिकॉर्ड कर दिया। अब नेक्स्ट टाइम जब भी मेरे पास फीचर का जो डेटाबेस है फीचर फ्लैग का, वो कॉल होगा, तो यहाँ पे असल में कॉल नहीं, इसको कॉल पड़ेगी नहीं। दिस रिड्यूसेस द नंबर ऑफ transactions this DB has to handle। ठीक है, एट द सेम टाइम योर क्लाइंट डज नॉट हैव टू मेक मल्टीपल कॉल्स। हो सकता है आपका क्लाइंट जो है तो मल्टीपल फ्लो से होके आ रहा हो, तो देन यू आर जस्ट मेकिंग अननेसेसरी कॉल्स टू फीचर फ्लैग डेटाबेस। तो आपने जब कैशिंग इंप्लीमेंट की तो उसने उसका रिस्पॉन्स ही स्टोर किया हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी कम हियर, वी से हम कैशिंग कैशे में देखते हैं कि क्या कैशे में मेरे पास फीचर फ्लैग का रिस्पॉन्स अभी तक पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है, तो गुड, वी डोंट नीड टू मेक अनदर कॉल, वी डोंट नीड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन एंड गो थ्रू द एंटायर थिंग। तो हमने उस इंटरेक्शन को स्टोर कर लिया। अब वहां पे हमारे पास ये लिस्ट मौजूद होगी रिस्पॉन्स के फॉर्म में, उसी को हम यूज करके अपने बाकी के सारे ऑपरेशंस करेंगे। तो दिस बिकम्स अ स्टेटफुल, right? This becomes a stateful system. Yeah, this is a single example of a stateful implementation. So this reduces the number of new calls that need to be made, to carry out a client server client transaction. ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको एक यूजर 1 और यूजर 2 दिया गया। लोड बैलेंसर है जो कि आपको आपकी जितनी रिक्वेस्ट आ रही है उनको देखता है कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको। ठीक है, लोड बैलेंसर का तो पता ही होगा आप लोगों को, तो इस डिटेल में नहीं जाएंगे। सर्वर 1 और सर्वर 2, ये आपके पास दो सर्वर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपने एक कैशे के अंदर, एक्सटर्नल कैशे के अंदर या इंटरनल कैशे भी क्यों ना हो, उसके अंदर आपने इन चीज़ों को स्टोर कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम इफ द कैशे हैज समथिंग वी कैन फेच डायरेक्टली फ्रॉम देयर इंस्टेड ऑफ मेकिंग कॉल टू द सर्वर्स। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको?
ये सब क्लियर है। ओके, व्हाट आर स्टेटलेस एंड स्टेटफुल सिस्टम्स? अच्छा, systems की दोबारा से डेफिनेशन दी हुई है. In stateless system, the server does not remember any client information between requests. Each request is dependent and all the data needed to process it must be included every time. जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया है, मुझे अपने फ्लैग्स का डेटा चाहिए, ठीक है, मेरे पास फ्लैग 1 है, फ्लैग 2 है, फ्लैग 3 है. एवरी टाइम मुझे किसी फीचर फ्लैग को चेक करना है कि क्या फीचर फ्लैग एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी क्या वैल्यू है. तो उसके लिए मुझे हमेशा एक नई कॉल बनानी पड़ती है, एक नई कॉल करनी पड़ती है और डाटा को फेच करना पड़ता है. लेकिन लेट्स से अगर मैंने कोई कैश इंप्लीमेंट कर दिया तो मुझे दोबारा से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. तो वो स्टेटफुल सिस्टम हो जाएंगे. स्टेटलेस सिस्टम में क्या होगा कि हमारे पास ये चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी, तो हमेशा एक नया सा नई कॉल जाएगी. स्टेटफुल सिस्टम में क्या होगा कि हमें दोबारा उसको कॉल करने की जरूरत नहीं है, कैशे से ही हम उसको फेच करके ला सकते हैं. Okay. For example, RESTful APIs, where each request contains all necessary information for processing and serverless computing, where functions execute independently without maintaining state between invocations. Okay. आपके पास जो RESTful APIs हैं, ठीक है, एक आई थिंक RESTless APIs भी हैं. RESTful APIs में क्या होता है, हर एक रिक्वेस्ट में तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन होती है necessary for processing serverless computing, where functions execute independently without maintaining state between invocations. Okay. तो अब देखें, आपके पास API 1 है, API 2 है, API 3 है, ठीक है. अब आपका API 1 इन्वोक हुआ. ये API कहाँ पे, सर्वर पे है. कौन इन्वोक कर रहा है, क्लाइंट इन्वोक कर रहा है. तो जब क्लाइंट इसको इन्वोक कर रहा है, ठीक है, इस API को, तो अब यहाँ पे इस क्लाइंट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, मैंने ये देखा कि हम ज्यादा से ज्यादा लॉगिंग करते हैं या एक हेडर्स में कुछ भेजते हैं कि अरे फलाना कॉल कर रहा है. लेकिन वी डू नॉट यूज दिस टू एक्चुअली मॉडिफाई, या जो नेक्स्ट आपकी ट्रांजैक्शन होगी तो उसके अंदर हम कुछ उसको यूज करें कि यार इस क्लाइंट ने तो ऑलरेडी कॉल किया है तो वही वाला रिस्पॉन्स यूज करें. नो, वंस रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट इज मेड, रिक्वेस्ट गोज इन, रिस्पॉन्स कम्स बैक, एंड दैट्स द एंड ऑफ स्टोरी. And then you have to restart the entire process. Okay, so we are not maintaining any state between the invocations. Stateful systems क्या होते हैं? Stateful systems इसके बरक्स keep track of client information between requests. The server remembers session data, preferences, and other details to provide a continuous and personalized experience. जैसे मैंने कैशे का कहा, ठीक है. इसी तरीके से आई थिंक कुकीज का भी कॉन्सेप्ट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उसमें ये होता है कि यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए कि जैसे यूजर्स के मुताबिक उसको रिकमेंडेशंस आए या फीचर्स हाईलाइट हो या नोटिफिकेशंस आए, तो वहां पे आपके यूजर का जो सिस्टम के साथ इंटरेक्शन है, दैट हैज अ स्टेट, उसको स्टोर किया जाता है एक खास स्टेट में, एंड देन दैट इज रीयूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड him with a different kind of experience or a focused kind of experience. So stateful systems keep track of client information between requests. The server remembers session data, preferences, and other details to provide a continuous and personalized experience. Right? तो अब क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर एक यूजर, जिसमें कोई यूजर का इंटरेक्शन डायरेक्टली है नहीं, वी आर प्योरली बैक एंड सिस्टम जो कि अपने ही प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए प्रिपेयर वो करते हैं, सपोर्ट करते हैं. दैट ऑल्सो मीन्स कि हमारी बड़ी रिजिड फंक्शनैलिटी है और यूजर आके डायरेक्टली अपना फोन एक्टिवेट नहीं कर सकते उस तरीके से. देर इज अ पोर्टल, देर इज एन एस्पेक्ट टू इट, बट दैट्स सेपरेट डिपार्टमेंट. लेकिन ऐसा नहीं है कि जाके खुद ही जो है तो बंदा मॉडर्म उठा के ले आए. So there's a proper process for it. The traditional web applications with user session databases that store persistent data and distributed systems with shared state. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कुकीज का मामला हो गया, ठीक है. उसके अलावा आपके डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में मतलब फिर मल्टीपल कैशिंग स्टोरेजेस आ गए. सो उन तमाम चीज़ों को यूज करके हम एक स्टेटफुल सिस्टम बना सकते हैं.
ओके, स्टेटफुल सिस्टम की एग्जांपल ये है, सर्वर 2 स्टोरिंग स्टेट डेटा फॉर यूजर 2. तो it's same example. You can either cache or you can use a database to store the interaction. फास्ट फूड रेस्टोरेंट जो है, जहाँ पे हर एक ऑर्डर इंडिपेंडेंट है, नो पास कस्टमर डेटा से मेंबर. आप जब भी किसी नए रेस्टोरेंट में जाता, नए नहीं पुराने रेस्टोरेंट में जाए, तो हमेशा आपसे ऑर्डर नया ही लिया जाता. आपको कभी नहीं कहते अच्छा लास्ट टाइम आपने जो है तो बिरयानी खाई थी, तो दिस टाइम वी आर ऑल्सो गोइंग टू गिव यू बिरयानी. नो, वी आर गोइंग टू टेक योर ऑर्डर. डू यू वांट बिरयानी, डू यू वांट समथिंग एल्स. वो स्टेटलेस है, ठीक है. तो हर एक विजिट पे, चाहे आप सेम डे उसको दोबारा रिविजिट क्यों ना करें, इट्स अ न्यू इंटरेक्शन. Stateful systems, like a sit down restaurant where the waiter tracks your orders and preferences, providing continuous and personalized experience. Amazon को देख लें, रेस्टोरेंट को छोड़ें. Amazon पे जब आप कोई चीज ऑर्डर कर रहे हैं, तो it starts recommending you things that are things that you have been choosing. YouTube को देख लें, that's also stateful system, right? तो मतलब ये है कि यूजर या क्लाइंट की प्रेफरेंसेस को स्टोर करना, उसकी इंटरेक्शंस को स्टोर करना, एंड बेस्ड ऑफ दैट इंटरेक्टिंग विद दैट क्लाइंट, दैट्स स्टेटफुल. ठीक है, तो उसके लिए हमें कोई डाटा चाहिए होता है, वो इंटरेक्शन का डाटा होता है. तो दैट द सिस्टम विल बिहेव विद दैट क्लाइंट or with that user in that particular way based upon the data they have gathered. Characteristics of stateless systems: independence है आपके पास, scalability है, fault tolerance है, state transfer है, protocols जो है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं. तो फवायद क्या है इसके, खसूसियात क्या है स्टेटलेस सिस्टम्स की? आपके पास आज़ादी है, ठीक है. हर एक रिक्वेस्ट जो है सेल्फ कंटेंट है, कोई उसकी पास इंटरेक्शंस की मेमोरी नहीं है. हमेशा आपके पास एक नई ट्रांजैक्शन के तौर पे इंटरेक्शन होगा, ठीक है. तो इंडिपेंडेंट ऑफ द लास्ट इंटरेक्शन, देयर ऑलवेज ईच इंटरेक्शन विल बी अ न्यू इंटरेक्शन. स्केलेबिलिटी, easy to scale horizontally since no shared data is required, ठीक है. तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो मेमोरी है वो पाइलअप होगी, ठीक है. आपकी जो आप इसको इजीली हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कोई शेयर स्टेट रिक्वायर्ड नहीं होती. इन टर्म्स ऑफ स्केलिंग योर सिस्टम, क्योंकि अब सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, तो सिस्टम को हॉरिजॉन्टली स्केल करने का भी सर जुबैर ने बताया कि when we increase the units, the number of servers, um, that's the that's called the horizontal scalability. Vertical scalability है कि existing server की आप resources बढ़ा दें. तो instead आपकी horizontal जो scalability है वो easily horizontally scale हो जाता है, ठीक है. आपको vertical scalability की जरूरत नहीं है कि आपको interactions इतनी ज्यादा हो गई हैं कि अब आपकी मेमोरी ज्यादा ज्यादा रिक्वायर्ड है. तो अब आपको 2 GB में इंटरेक्शन स्टोर था, तो अब आपको 5 GB करना पड़ जाएगा, ठीक है. जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल. तो उस केस में हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर सकते हैं कि लेट्स से लोड बैलेंसर है आपका, दरमियान में आपके पास एक सर्वर के ऊपर इंटरेक्शंस होना शुरू हुई स्टेटलेस पे, ठीक है. अब यहाँ पे मल्टीपल थ्रेड्स जनरेट हुए. अब यहाँ पे इस पे चूंकि रिक्वेस्ट का बहुत ज्यादा है, तो we can use AWS or some kind of technology to increase the number of servers. So horizontal scalability आपके पास बढ़ जाती है. तो load balancer can keep distributing things, ठीक है. और वर्टिकल स्केलेबिलिटी का आपको वहां पे कोई इशू नहीं रहता. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हो सकता है कि व्हाट्स व्हाट्स रॉन्ग विद हैविंग वर्टिकली स्केल्ड योर सिस्टम, ठीक है. आपको ऐसा क्या फायदा हो रहा है यहाँ से? इजी टू स्केल हॉरिजॉन्टली सिंस नो शेयर डेटा इज रिक्वायर्ड. नो शेयर डेटा इज रिक्वायर्ड. अगर मैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग मुझे चाहिए, वो तो चाहिए. अगर मेरे पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, एक नोड उसको हैंडल नहीं कर सकता, तो मल्टीपल नोड्स मुझे जनरेट करने पड़ेंगे, ठीक है. लेकिन एट द सेम टाइम चूंकि मेरे पास हर एक नोड पे एक पहले नोड मेरे पास स्टेट स्टोर हो रही थी, क्लाइंट का और सर्वर का जो इंटरेक्शन था उसका डाटा था. अब क्या होगा कि मुझे हर एक जो न्यू नोड मैं बनाऊंगा उसका डाटा भी शेयर होना चाहिए, राइट. उसी स्टेट को दूसरे नोड पे भी होना चाहिए. एट द सेम टाइम यहाँ पे आपके पास नोड हॉरिजॉन्टली तो स्केल हो रहा है, यू क्रिएट वन मोर यूनिट, but then you're also requiring more space vertically. So this can also impact your cost and the
शेयरिंग ऑफ डेटा, आपकी जो स्टेट है, दैट कैन बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास क्लाइंट का डाटा है वो while replicating here we may end up losing that, ठीक है। So that's why it's easy to scale horizontally without worrying about transferring the entire data and scaling it vertically. Fault tolerance failures handle easily by routing requests to other servers, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एक तरह से। फॉल्ट टॉलरेंस आपके पास है, आपके पास कुछ सर्वर्स फेल हुए, आगे हम एक पैटर्न पढ़ेंगे सर्किट ब्रेकर का। आपके पास एक सर्वर फेल हुआ तो आपने उसकी रिक्वेस्ट रीराउट कर दी दूसरे सर्वर पे, ठीक है। तो सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी है, कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि ये सर्वर जो मैंने बनाया और जो दूसरा नोड मैंने बनाई वो दोनों आपस में डिफरेंट है, तो मुझे अब रिक्वेस्ट को रीराउट करने में इश्यू होगा। मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या मेरी स्टेट मेंटेन हुई है ना हुई, यूजर का इंटरेक्शन। Amazon पे आप एक दिन गए, आपको एक तरह का एक्सपीरियंस मिला, ठीक है। आप दूसरे गए तो आपको दूसरे तरह का एक्सपीरियंस मिला। आपको जो है तो यहाँ पे फूड आइटम्स लिस्ट हो रहे थे आपके मनपसंद, लेकिन इस सर्वर में फेलियर आ गया, इसी सर्वर के अंदर आपकी स्टेट स्टोर थी। तो अब जब आप रीराउट हुए यहाँ पे, तो अब आपको वो फूड आइटम सजेस्ट नहीं हो रहे, तो योर एक्सपीरियंस डिग्रेड्स, ठीक है, फॉर एनी एन नंबर ऑफ रीजन। सो फॉल्ट टॉलरेंस है और स्टेट ट्रांसफर, क्लाइंट्स सेंड नीडेड इंफॉर्मेशन टोकन्स विद एवरी रिक्वेस्ट, ठीक है। तो जब भी आपका क्लाइंट एक सर्वर को इन्वोक करना चाहता है तो उसको एक टोकन भेजना पड़ता है, उस टोकन को ये वैलिडेट करता है और देन इट एस्टैब्लिश अ कनेक्शन। ओके, नाउ द क्लाइंट कैन मेक अ कॉल एंड सर्वर कैन सेंड अ रिस्पॉन्स बैक, ठीक है। तो नॉर्मली वी यूज SSL and TLS concepts here, but let's not get into that because that will need some study. Okay, protocols commonly use HTTP where each request carries all necessary details. Commonly used hypertext transfer protocol where each request carries necessary details. तो ये REST API का प्रोटोकॉल है, REST कम्युनिकेशन का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं तो उसके अंदर आपके पास हेडर होना चाहिए और बॉडी, इस JSON फॉर्मेट में आप उसको भेजते हैं, ठीक है। और ओवर HTTP प्रोटोकॉल एंड देन दिस गेट्स प्रोसेस्ड ऑन द अदर एंड। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके, स्टेटलेस आर्किटेक्चरल पैटर्न्स। ओके, जहां पे हम स्टेट स्टोर नहीं कर रहे उसके पैटर्न्स कौन कौन से? लेयर्ड आर्किटेक्चर है, माइक्रो सर्विसेज है, सर्वरलेस कंप्यूटिंग है, इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर है, इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। ओके, तो कुछ पैटर्न्स हैं जिनको यूज करके हम अपने सिस्टम को डिजाइन कर सकते हैं, खासतौर पे जब हम स्टेटलेस सिस्टम डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपके पास सिस्टम, अगर आप स्टेटलेस पे बनाते हैं तो स्केलेबल होते हैं, खासतौर पे हॉरिजॉन्टली इजीली स्केलेबल होते हैं। Robust, I don't exactly know what it means. So we're going to pass over that. You guys can look it up. And simple to manage can be created due to these patterns. Yes, I've seen it. इसको हम already discuss कर चुके हैं, so we can just jump right into these particular patterns. आपके पास layered architectures है, independent layers में आप अपने सिस्टम को डिवाइड कर सकते हैं, promoting modularity, separation of concerns, and reusability. Okay. तो अगर आप एक लेयर्ड आर्किटेक्चर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें आपको स्टेटलेस आर्किटेक्चर जो है वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। स्टेटलेस इम्प्लीमेंटेशन बहुत हेल्प करेगी। आपके पास इंडिपेंडेंट लेयर्स हैं, ठीक है, उसमें आपके पास मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, हर एक कंपोनेंट के मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, और सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स हैं। इस मॉड्यूल का जो काम है इस मॉड्यूल का वो काम नहीं है, राइट। सो वट एवर वी are concerned about with this module, we do not need to worry about for this one, and reusability, और इन मॉड्यूल्स को हम रीयूज कर सकते हैं बिल्कुल। आई थिंक इट द सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, एंड इफ यू लुक एट द सॉलिड architecture, solid pattern, design pattern, this will explain this very well.
डिवाइड सिस्टम इनटू इंडिपेंडेंट लेयर्स। ठीक है, तो जब आप अपने सिस्टम को बॉटम अप बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी सिस्टम डिजाइन में भी टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है, तो आप सिस्टम को लेयर्स में अगर डिवाइड करना चाह रहे हैं आपके बिजनेस के मुताबिक, अगर ये नीड है, लेट्स से आप एक सिस्टम बना रहे हैं जिसमें आपके पास 3 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, एक आपका कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट है, एक आपके पास जो है तो लेट्स से एक आपके पास लॉजिस्टिक्स का है, और फिर आपके पास एक ऑपरेशंस का डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो इन 3 लेयर्स को एड्रेस करे अलग अलग से। तो आप उसमें स्टेटलेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएं जो कि स्टेटलेस आर्किटेक्चर पे हो, जिसमें आपके पास जो इंटरेक्शंस होंगी वो स्टेटलेस होंगी, और आप उसके अंदर मॉड्यूलैरिटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो मॉड्यूल आप अपने सॉफ्टवेयर का डिजाइन करेंगे ऑपरेशंस के लिए, दैट शुड जस्ट डू ऑपरेशंस एंड नॉट लॉजिस्टिक्स एंड वाई एंड सो ऑन। ठीक है, अब आप ऑपरेशंस को रीयूज कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशंस का कोई कंपोनेंट जो आप रीयूज करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, बिकॉज द फंक्शनैलिटी मैचेस क्लोजली, तो वहाँ ऑपरेशंस को आप रीयूज कर सकते हैं इसको, एंड देन यू कैन क्रिएट अ कॉम्पोजिट फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो उस तरीके से आपके पास रीयूजेबिलिटी बढ़ती है। इंडिपेंडेंट लेयर्स है, ठीक है, सॉफ्टवेयर की और ये सिस्टम की। आप यहाँ पे क्या कहते हैं, इसके लिए अलग सर्वर्स बना लें, इसके लिए अलग सर्वर्स बना लें, इसके लिए अलग सर्वर्स बना लें, डेटाबेस भी आप इसके सेपरेट कर सकते हैं। सो देयर इज plethora of opportunities there. Microservices splits an application into stateless services, each handling a specific business function, enabling scalability and ease deployment. ये तो हम मुतअद्दिद बार डिस्कस कर चुके हैं कि माइक्रो सर्विसेज कैसे काम करती हैं, राइट। तो माइक्रो सर्विसेज में भी आपके पास क्लाइंट सर्वर्स हैं मल्टीपल, ठीक है, और वो एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट रिकॉर्डिंग ईच अदर स्टेट्स। ठीक है, तो इसमें स्केलेबिलिटी बहुत ईजी होती है, एनहांसमेंट ईजी होती है। सर्वरलेस कंप्यूटिंग use stateless event driven functions that scale automatically. सर्वरलेस कंप्यूटिंग, जहाँ पे आप कुछ स्टोर नहीं कर रहे, इवेंट ड्रिवन फंक्शंस हैं that scale automatically, letting developers focus on code rather than infrastructure. Okay. तो लेट्स से आपकी वेबसाइट पे आके कोई एक यूजर कोई चीज अपनी पिक्चर अपलोड करना चाह रहा है। ठीक है, तो आप जब इवेंट ड्रिवन अपने फंक्शंस लिखेंगे तो उसमें क्या होगा कि यूजर ने बल्कि आई थिंक इसकी बेटर एग्जांपल ये होगी कि अगर आपके पास एक क्यूइंग मैकेनिज्म है, ठीक है, आपके पास माइक्रो सर्विस 1 है, माइक्रो सर्विस 2 है, इन दोनों के दरमियान आपके पास एक क्यूइंग मैकेनिज्म है, जैसे मैंने उस दिन बताया था। तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पे कोई मैसेज आया तो एक इवेंट जनरेट हुआ, ठीक है, कि भाई यहाँ पे एक मैसेज आया, इस सर्वर को नोटिफिकेशन मिली, तो इसने क्या किया, उस मैसेज को कंज्यूम किया, एंड देन स्टार्टेड कॉलिंग अदर रेलेवेंट सर्विसेज। किस तरीके से, उनकी सर्विसेज में जो रेस्ट एपीआई थे उनको कॉल करना शुरू किया, तो आपकी बिजनेस फंक्शनैलिटी इस तरीके से एग्जीक्यूट हुई। तो इवेंट ड्रिवन इज दिस इज ऑल्सो गुड एग्जाम्पल। तो यूजर स्टेटलेस, को इसमें स्टेट स्टोर करने की जरूरत नहीं है, राइट। फायर एंड फॉरगेट, ऑटोमेटिकली स्केल हो सकती है ये सर्वलेस कंप्यूटिंग, इसका मुझे भी इतना अंदाजा नहीं है, सो आई एम नॉट गोना गेट मोर इनटू दिस। लेटिंग डेवलपर्स फोकस ऑन कोड रादर देन द इंफ्रास्ट्रक्चर। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर कंपोनेंट्स, ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर की एक एग्जांपल है, क्यूइंग मैकेनिज्म without shared state, supporting loose coupling and responsiveness. Or immutable infrastructure deploys fresh and changeable instances each time. Okay. Removing state management, ensuring resilience and consistency. Immutable infrastructure. Okay. आई डोंट नो ये किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको देखेंगे। वैसे सिंपल एग्जाम्पल से समझ में आता है कि
इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके पास इंस्टेंसेस डिप्लॉय हो रहे हैं, राइट? लेट्स से अगर आपके पास एक माइक्रो सर्विसेज है, ठीक है, तो एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स द सेम आइडिया अबाउट द स्केलेबिलिटी जो कि हमने पढ़ा, कि आपके पास हॉरिजॉन्टल स्केलिंग इंतहाई इजी हो जाती है। कि लेट्स से आपके पास एक नोड है, उसके ऊपर आपकी स्टेट मेंटेन्ड है यूजर की। अब आप दूसरा नोड जनरेट करते हैं लोड बैलेंस के लिए, तो इसका डेटा यहाँ पे भी प्रॉपरली इसकी स्टेट ट्रांसफर हो जानी चाहिए, ठीक है? इसकी स्टेट ट्रांसफर होनी चाहिए, कोई डाटा मिसिंग नहीं होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम नोड मुझे क्रिएट करना चाहिए। बट दिस इज डिफिकल्ट। हो सकता है यहाँ पे डाटा लॉस हो, हो सकता है मे नॉट हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशंस, तो उसमें आपके पास हॉरिजॉन्टली स्केल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इन दैट केस व्हाट वी डू इज वी गो अबाउट द स्टेटलेस। तो स्टेटलेस में क्या होता है आपके लिए? इम्यूटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपने दूसरा फ्रेश अगर एक लोड किया है, तो ये अनचेंजेबल इंस्टेंस है, ठीक है? और इसमें आपकी कंसिस्टेंसी भी है डाटा की, और इसमें रेजिलियंस भी है। यानी कि अगर आपके पास एक जगह पे फेलियर हुआ या यहाँ पे फेलियर हो, तो यहाँ आपके पास एक रहेगा। तो दिस इज रेजिलियंट सिस्टम, ठीक है? और दैट इज द कॉन्सेप्ट आई बिलीव। तो फिर स्टेटलेस की कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मेंशन कर देंगे? स्टेटलेस की प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, ओके। एग्जांपल्स तो खैर मैं दे चुका हूँ, बट एक खास कॉन्टेक्स्ट में कोई एक बिजनेस को उठाते हैं। एक बिजनेस को, एक फास्ट पेस बिजनेस है, लेट्स से फूड ट्रक है, राइट? नहीं सर, मैं इस तरह से पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसी जो वेब पेज टाइम पे यूज हो रही हो, लाइक बिग सम सर्विसेज जो कि स्टेटलेस आर्किटेक्चर के ऊपर ही रिलाई कर रही हूँ, एनीथिंग फेमस आपके जहन में इस टाइम पे? कोई बड़े एग्जांपल, आई जस्ट नो हाउ इट्स वर्किंग इन माय कंपनी, but maybe the bigger companies, Google and Amazon, they're using a combination of these two for their particular aspects. Let's say अभी स्टेटफुल की तो एग्जांपल्स आपके पास जीमेल है, आपके पास जो है तो आपका गूगल अकाउंट्स हो गए, यूट्यूब हो जी गया। सर, यही क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहा है कि ना, मेरे जहन में जितनी एग्जांपल्स आ रही हैं इस टाइम पे वो सारी की सारी स्टेटफुल हैं। कोई भी ऐसी सर्विस अभी तक, मेजर सर्विस, माइनर अगर आप छोटी सी कोई वेबसाइट बना दें तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मेजर सर्विस, जीमेल, चैट जीपीटी, इवन सारे के सारे स्ट्रक्चर जो मैंने अभी जहन में आ रहे हैं मेरे जहन में, दे ऑल आर stateful। तो आई वाज थिंकिंग कि इफ देयर इज समथिंग, जी सर जुल्फिकार आप ऐड करते हैं। जी, असल में ये जो आपकी एपीआईज होती हैं, ये जो रेस्ट के आर्किटेक्चर को लेके चलती हैं, ये स्टेटलेस होती हैं। ये आपके डेटा को आगे लेके नहीं जाती। ओ सॉरी, आप मेरी आवाज आ रही है? जी अभी यस आ रहा सर। है। जी जी, सॉरी, मेरा उसमें लगा था, मैं बोल रहा था। ओके। नहीं सर, उससे पहले भी आ रही थी आपकी आवाज। हाँ जी, बस ये जो है ना, एपीआईज होती हैं जो रेस्ट के आर्किटेक्चर को फॉलो करती हैं। दीज आर कंसिडर्ड रेस्ट, ये स्टेटलेस एपीआईज जो रेस्ट के आर्किटेक्चर को लेके चलती हैं। अगर मुझे अपना डेटाबेस अपडेट करना है, तो मैं एक पुट का एंड पॉइंट बनाता हूँ, पुट ऑपरेशन का, वो रेस्ट एपीआईज के बेस पे, तो दैट विल बी स्टेटफुल और स्टेटलेस। मैं आपको चेक करके बताता हूँ। जी।
इंटरनली सिस्टम्स को एक दूसरे की स्टेट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्सटर्नली अगर कोई यूजर इंटरेक्ट कर रहा है तो वहां पे नीड समझ में आती है कि यूजर एक्सपीरियंस सर इनहेंस ये करने की। लिखा हुआ है जी। कि रेस्ट्स आर ऑलवेज स्टेटलेस। दिस ओके। इज द कोर प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट आर्किटेक्चर। The server does not store any client session. Every request sent to the server must contain all the information needed to proceed it. The server treat every request as a new and independent, not connected to the previous request. अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि वो डेटा कहाँ स्टोर करती है। तो नॉर्मली ये टोकन वो इशू करती हैं तो वो क्लाइंट के उस पे ब्राउजर में वो आई थिंक स्टोर हो जाते हैं इंफॉर्मेशन। खुद वो डेटा लेके नहीं चाहती। असल में व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इज, आपकी जो इंटरेक्शन हो रही है क्लाइंट सर्वर की, उन इंटरेक्शंस के मुतालिक जो डेटा स्टोर होगा वो स्टेट, दैट मींस मेंटेनिंग द स्टेट ऑफ द इंटरेक्शंस और स्टेट ऑफ द सिस्टम, राइट। और जब आप इंटरेक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करना चाहेंगे एंड यू वांट ईच कॉल टू बी ए न्यू इंडिपेंडेंट कॉल, कोई वहां पे इंटरेक्शन के मुतालिक कोई डाटा नहीं जनरेट कर रही, तो दैट मींस दैट्स अ स्टेटलेस। The reason why we are maintaining tokens or cookies or maintaining the user interaction data is to enhance their experience. इसके अलावा अगर मैं कोई सिस्टम, दो सिस्टम कंपोनेंट्स में इंटरेक्ट कराना चाह रहा हूँ और वहां पे मैं सिस्टम्स की स्टेट मेंटेन करना चाह रहा हूँ, दैट कुड बी यूज केस। बट मोस्टली क्या हो रहा है कि इंटरनली सिस्टम्स में जब कम्युनिकेशन हो रही है तो वहां पर हम वन सिस्टम टू अनदर स्टेट मेंटेन करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, राइट। अनलेस की एक वेरी स्पेसिफिक एग्जांपल जहां मैंने आप लोग को फीचर फ्लैग्स की एग्जांपल दी तो वहां पे हमें जरूरत पड़ी सो दैट वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ कॉल्स। कैशिंग इज ये वन ऑफ इसकी द। जी। सर इसकी एग्जांपल आप देखें ना, ये जो चैट जीपीटी इट इज स्टेटलेस। तो इसको फिर बाद में इसको फिर मेमोरी अलॉट की गई है। रीजन ये था कि अगर आपने पहले चैट जीपीटी यूज की हो ना, तो सपोज उसको आप कहें कि हे चैट जीपीटी आई एम जुल्फिकार, वो नोट कर लेगी। थोड़ी और पूछें हे व्हाट्स माय नेम, वो कहेगा आई डोंट नो। फिर बाद में इसको मेमोरी इसके साथ इंट्रोड्यूस करवाई गई है, जिससे फिर ये स्टेटफुल बनी है। अदरवाइज जो कम्युनिकेशन हो रही थी उसकी एपीआई के थ्रू, वो स्टेटलेस थी। तो फिर उसको स्टेटफुल मेमोरी के थ्रू बनाया गया है। दैट वाज नॉट द पार्ट ऑफ द एपीआई। तो ये चीज़ ना इसमें चल रही थी। आपकी इसमें चैट जीपीटी में भी इशू था। एलएलएम्स आपस में जो कम्युनिकेट कर रहे थे या जो कम्युनिकेशन हो रही थी वो स्टेटलेस थी। फिर ये मेमोरी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया कि अब आपकी मेमोरी वहाँ होती है, और मोस्टली मेमोरी आपकी तो आपके सिस्टम पे स्टोर होती है। तो ये इस समय स्टेटफुल, लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो स्टेटलेस है। मेक सेंस, क्योंकि आपके पास जो द वेरी वर्ड रेस्ट है, रिप्रेजेंटेशन स्टेट ट्रांसफर, वो ये करता है कि आपके डेटाबेस के अंदर जैसे जो डाटा की स्टेट है एग्जैक्टली उसको रिप्रेजेंट करता है यूजर के एंड पे या क्लाइंट के एंड पे। द वन हु इज कॉलिंग दैट, कॉलिंग फॉर दैट डेटा, तो उस डेटा को एग्जैक्टली उसी स्टेट में रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो इन बिटवीन वी आर नॉट मॉडिफाइंग द डेटा। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। सर ये जो आपका है ना, अच्छा ये भी कंफ्यूजन होती है लोगों को, तो मैं उससे वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये रेस्ट कि ये स्टेटलेस नहीं है। मतलब कंफ्यूजन हो रही। आपके जितने भी पासवर्ड्स हैं, यूजर हैं, वो डेटाबेस में स्टोर होते हैं। वो एपीआई उसको लेकर नहीं जाती। एपीआई जो है ना, उसका आर्किटेक्चर स्टेटलेस ही है। तो वो स्टोर डेटाबेस के अंदर जाके होते हैं, फिर उससे वो वेरिफिकेशन होती है।
उसकी रीजन ये है, ये स्टेटलेस इसलिए रखा गया है, अगर ये स्टेट फुल हो जाए तो हर रिक्वेस्ट के साथ डेटा जाएगा, तो आपकी इंटरनेट की जो कम्युनिकेशन है वो स्लो हो जाएगी। इसलिए स्टेटलेस रिक्वायरमेंट है स्पीड को इन्हांस करने के लिए। ओके, ठीक है, चलिए हमारे पास थोड़ा टाइम रह गया तो हम इसको क्विकली फिनिश कर देते हैं, एंड देन विल हैव अ क्विक डिस्कशन अबाउट व्हाट वी अंडरस्टूड फ्रॉम दिस। तो वेयर वाज आई, यहाँ तक हमने कर लिया, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं स्टेटफुल सिस्टम्स की, जहाँ पे हमारे पास स्टेट स्टोर हो रही है। Persistence of state है आपके पास, retain user sessions, application context and ongoing process data cross interactions. Ideal for multi-step operations that rely on batch interactions. Complex workflows को allow करता है. And data consistency, maintain a single source of truth to prevent inconsistencies in shared data. Scalability challenges, scaling requires careful state management, partitioning and synchronization. Okay. Failure recovery use checkpointing, replication and failover to resolve state after crashes. तो बेसिकली यहाँ पे सारी गेम डाटा की है। आप डाटा के साथ क्या बिहेवियर करना चाह रहे हैं। स्टेटफुल सिस्टम में आपके पास एक तो डाटा की परसिस्टेंस है, यूजर के सेशन स्टोर होंगे, एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट रहेगा वहाँ पे, एंड देन उसके बाद जो है तो आपका डाटा मल्टीपल इंटरेक्शन में प्रोसेस होगा। Complex workflows are ideal for multi-step operations that rely on past interactions. तो अगर लेट्स से आप अकाउंट बनाना चाह रहे हैं अपना, आपको एक डील मिली है, ठीक है, आपको एक डील मिली है 50% ऑफ की, ठीक है। अब आप जाते हैं, उस ऑनलाइन अकाउंट बनाते हैं, लॉग इन करते हैं और 50% की डील आपने अवेल कर ली। आपको दोबारा कहीं नजर आई, आपने कहा चला एक मरतबा दोबारा से करते हैं ठीक है। तो आप जब दोबारा अपने क्रेडेंशियल्स यूज करेंगे तो वहां पे आपको बता देगा कि दिस इज ऑलरेडी एक्टिव, यू हैव ऑलरेडी अवेल्ड द डील। तो आई थिंक दैट्स वेयर दिस कुड बी अ यूज केस फॉर दिस। डाटा कंसिस्टेंसी, मेंटेन अ सिंगल source of truth to prevent inconsistent shared data. Scalability challenges, scaling requires careful state management, partitioning and synchronization. And failure recovery use checkpointing, replication and failover to resolve state after crashes. So all of these points we have addressed, you know? Last discussion. Architectural patterns can session state management stores user sessions, login preferences, cart on the server using memory databases and distributed caches. तो कस्टमर के मुतालिक जो डाटा स्टोर हो रहा है उसके लॉगिन का, प्रेफरेंसेस और कार्ड में उसने क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, तो वो मेमोरी के अंदर, डाटाबेस के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटेड कैशेस के अंदर स्टोर हो रहा है। डेटाबेस सेंट्रिक आर्किटेक्चर कीप्स ऑल स्टेट इन डेटाबेस apps, read write track state, common and monolithic and client server apps, ठीक है। तो डेटाबेस सेंट्रिक आर्किटेक्चर में आप इसको रीड और राइट जहाँ पे आप करना चाहते हैं, टू ट्रैक स्टेट मैनेजमेंट, ट्रैक द स्टेट, यू कैन यूज दैट देयर। स्टेटफुल होना चाहिए, stateful replication, copy state across servers for high availability and fault tolerance using methods like primary backup and quorum replication. तो डाटा को कंसिस्टेंट रखने के लिए आपके पास जो ये आर्किटेक्चर है रेप्लिकेशन का, शेल्फर आर्किटेक्चर, तो इसमें जब भी आप नए सर्वर्स लोड करेंगे तो उसमें प्रॉपरली डाटा रेप्लिकेट होगा। तो एक सर्वर अगर डाउन भी होता है तो आपके पास हाईली अवेलेबल होगा वो डाटा, यू कैन स्टिल एक्सेस इट। फॉल्ट टॉलरेंस है, ठीक है, वहां पे यूजिंग मेथड्स लाइक प्राइमरी बैकअप, के बैकअप के दौरान जब आप एक सर्वर से दूसरे सर्वर में बैकअप कर रहे हैं तो उसके दौरान आपके पास फॉल्ट टॉलरेंस होगी बाय यूजिंग दिस मेथडोलॉजीज। We cannot get into this right now. So stateful microservices, some microservices maintain state for sessions, caching, or workflows that require memory across interactions. Cycle patterns manage long running distributed transactions with common extreme to open. Okay. कुछ माइक्रो सर्विसेज स्टेट मेंटेन करती हैं सेशंस के, कैशिंग के, वर्कफ्लोज के, जिसमें मेमोरी बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं। तो उसमें long running distributed transactions, I don't know, I've never seen an application for this, so we can look into this later.
यहाँ पे कंपैरिजन दिया हुआ है स्टेट मैनेजमेंट का, स्टेटलेस और स्टेटफुल सिस्टम्स का। स्टेटलेस में आपके पास प्रीवियस रिक्वेस्ट का कोई डाटा नहीं है, कोई मेमोरी नहीं है, ईच रिक्वेस्ट इज इंडिपेंडेंट। स्टेटफुल सिस्टम क्या करते हैं, कीप्स ट्रैक ऑफ क्लाइंट एंड एप्लीकेशन स्टेट अक्रॉस इंटरेक्शंस। ये चीज हम समझ चुके हैं। स्केलेबिलिटी, very scalable requests can be easily distributed, harder to scale due to shared state management and synchronization. Fault tolerance, more resilient, failures can be handled by routing requests everywhere. Must carefully manage failures to maintain state consistency. फॉल्ट टॉलरेंस आपके पास स्टेटलेस सिस्टम में इजी है, क्योंकि वहां पे अगर आपको एक तरफ से फेलियर आ रहा है तो योर रिक्वेस्ट कैन बी राउटेड इजीली टू अनदर सर्वर और अनदर प्रोवाइडर। लेकिन यहाँ पे इट हैज टू प्रॉपरली मैनेज द फेलियर्स टू मेंटेन स्टेट कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे आपके पास डिपेंडेंसी आ जाती है इंटरेक्शंस की। यू वांट टू मेंटेन द स्टेट ऑफ इंटरेक्शंस, तो अगर आपके पास फेलियर हुआ then it has to make sure that even if it routes somewhere else, it's maintaining the state. So for that to happen, proper backups have to take place and states have to replicate it across multiple servers, which gives me a data intensive operation. Data consistency may compromise consistency for scalability, ensures consistency with a single source of truth. Simple to design and maintain, more complex due to state management and synchronization. तो इजी टू डिजाइन और मेंटेन है, और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो जाता है स्टेट मैनेजमेंट और सिंक्रोनाइजेशन की वजह से। एग्जाम्पल्स रेस्ट एपीआई, स्टेटलेस माइक्रो सर्विसेज, ठीक है, और सर्वरलेस कंप्यूटिंग एंड यूजर सेशंस इन वेब एप्स, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस एंड वर्कफ्लो सिस्टम्स। तो टोटल जो इसका खुलासा है वो ये है, स्टेटफुल के अंदर आपको सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो आप डाटा जनरेट कर रहे हैं उसको आपने प्रॉपरली विदाउट कॉम्प्रोमाइज कैसे रेप्लिकेट करना है अपने बाकी कंपोनेंट्स के ऊपर, आपने स्टेट को मेंटेन कैसे करना है। हमारे पास कोई भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, उसकी यूजर अक्सरियत अक्सर ऐसा होता है कि यूजर्स बढ़ते हैं उसके, ठीक है, खासतौर पे जो वेब एप्लीकेशंस हो गए या ऐसे सिस्टम्स हो गए जिनकी यूजर बेस लार्ज है। सो दैट इफ दैट्स अ ग्रोइंग बिजनेस, आपके पास यूजर्स बढ़ते जाएंगे और उस स्टेट को मेंटेन रखना मुश्किल होता चला जाएगा, ठीक है। तो आपने अगर 5 मजीद सर्वर्स स्पिन अप किए तो उन सर्वर्स के ऊपर आप डाटा मेंटेन कैसे करेंगे, दैट विल बी ऑलवेज अ चैलेंज। लेकिन स्टेटलेस में क्या है कि आपने चलो एक डेटाबेस बना दिया, तो इफ समवन नीड्स सम इंफॉर्मेशन दे कैन जस्ट मेक अ कॉल एंड गेट दैट डेटा, इट्स फास्ट एंड एफिशिएंट। सो यू डोंट नीड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ द यूजर। फॉर एग्जांपल, मेरे पास कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है, यूजर लॉगिन करता है, उसकी प्रेफरेंसेस को मुझे मद्देनजर नहीं रखना। उसने लॉगिन किया, उसने लेट्स से कि अपना पासपोर्ट का स्टेटस देखना था, उसने लॉगिन किया, उसने डेटाबेस को क्वेरी की, ठीक है, आपको हमने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया, वन ही लॉग्स आउट, दैट्स इट। ज्यादा से ज्यादा आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं तो वो स्टोर हैं, बट दैट्स स्टोर्ड इन द डीबी, राइट। तो वहाँ वहीं पे आपने ऑथेंटिकेशन की एंड देन यू लॉग इन एंड यू सी इट एज लाइक अ नॉर्मल वेबसाइट। लेकिन जहाँ पे आपका एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस मैटर करता है, तो वहाँ पे आपके पास स्टेटफुल सिस्टम्स का इंट्रोडक्शन होता है। तो REST APIs are stateless and the other implementations, RESTless APIs are stateful, where you're maintaining the state as well. I've seen this terminology somewhere, restless, but I don't know if it's true. All right, that's a lot. तो अच्छा, अब आपके पास स्टेटलेस और स्टेटफुल कंपोनेंट्स भी कंबाइन किए जा सकते हैं। स्टेटलेस फ्रंट एंड, स्टेटफुल बैक एंड, ओके। स्टेटलेस माइक्रो सर्विसेज विद स्टेटफुल डाटा स्टोर्स, बिल्कुल ये हमारे केस में मैं देखता हूँ इसको। हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ डेटाबेसेस है, माइक्रो सर्विसेज हमारी स्टेटलेस हैं, वी ऑलवेज कॉल देम विद न्यू कॉल्स, बट देन वी आर मेंटेनिंग द डेटा, वी आर अपडेटिंग द डेटाबेस, वी आर फेचिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। तो वहां पे जो स्टेट है वो वैसे ही है, तो दैट डज नॉट चेंज, ठीक है। तो अगर हमें रेप्लिकेशन करनी है, अपने आप को डाटा कंसिस्टेंट बनाना है, तो देन वी ओनली रेप्लिकेट डाटा एट द डेटाबेस लेवल एंड नॉट एट द माइक्रो सर्विस level. We don't care about that. Stateless APIs with stateful authorization authentication. तो ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन जो है आपकी यूजर की,
यूजर सेशंस और एक्सेस टोकन्स के थ्रू आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। स्टेटलेस एपीआईज, एपीआईज को आप वैसे यूज करें जैसे रेस्ट एपीआईज हैं, लेकिन आपके ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन टोकन्स के बेस पे होगी। ठीक है, तो किसी भी सिस्टम इंटरनल कंपोनेंट को आपने एक्सेस करना है, अगर आपको टोकन मिले हुए हैं, उस टोकन के थ्रू आपकी रिक्वेस्ट राउट हो सकती है। इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर एंड स्टेटफुल प्रोसेसर्स, तो स्टेटफुल प्रोसेसर्स हैं आपके पास। आई डोंट नो व्हाट दैट एग्जैक्टली मींस, बट वी कैन लुक एट इट। इवेंट प्रोसेसर्स होंगे, ठीक है, स्टेटफुल, इवेंट की स्टेट मेंटेन रखेंगे, और इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर हो तो उसमें इसकी एप्लीकेशन है। ठीक है, and combining stateless and stateful components in workflows. Complex workflows transaction involve combination of state and stateful components. For example, a user registration process might begin with stateless API call to validate input and registration. It's going to store user data and manage session data. सिर्फ लॉगिन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए आप एक स्टेटलेस कॉल करेंगे, और स्टेटफुल बाकी जब आप लॉगिन हो जाएंगे, देन इट विल बी अ स्टेटफुल इंटरेक्शन टू मैनेज द यूजर डेटा एंड मैनेज द सेशन स्टेट. For online exams, for logging, for registration, you just need one-time call. For proctored exams and for looking at your activity, you may need to manage the session data. So in that case, you need stateful. तो अभी जो बाकी का जितना भी है इसको stateless systems scale easily, are resilient, simple to manage, and offer efficient performance, but struggle with maintaining context, managing state transfer, and handling complex transactions securely. ठीक है, तो ये स्टेटलेस सिस्टम्स की, रेस्ट की ये खुशियात और ये चैलेंजेस हैं। स्टेटफुल सिस्टम रिटेन यूजर कॉन्टेक्स्ट, डाटा कंसिस्टेंसी मेंटेन करती हैं, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन थ्रू कैशिंग, enables stronger security but faces challenge with scalability, resource usage, and maintaining data consistency across servers. Stateless design risk security if data sent with each request isn't protected. ठीक है, स्टेटफुल डिजाइन आपको सिक्योरिटी रिस्क है स्टेटलेस में, अगर आप उसका जो डाटा को सब सेंड कर रहे हैं, हर एक रिक्वेस्ट के साथ उसकी अगर आप सिक्योरिटी नहीं करेंगे तो दैट कैन बी अ थ्रेट. स्टेटफुल डिजाइंस रिक्वायर केयरफुल सिंक्रोनाइजेशन and stronger safeguard for sessions and stored data. Choosing between them depends on workflow complexity, scalability, and security requirements. तो आपके पास जो स्टेटलेस कॉल्स हैं तो उसमें सिक्योरिटी एक चैलेंज रहता है. और स्टेटफुल सिस्टम की बड़ी स्पेसिफिक एप्लीकेशन है कि अगर आप डाटा को आप एक क्वालिटी इंक्रीज करना चाह रहे हैं यूजर एक्सपीरियंस की, लेकिन चैलेंज उसका ये स्टेटफुल का कि यू हैव टू केयर अबाउट योर डेटा बीइंग रेप्लिकेटेड एंड मेंटेन प्रॉपर्ली अक्रॉस ऑल द इंस्टेंसेस. स्टेटलेस में इसकी जरूरत नहीं है, इट जस्ट फायर एंड फॉरगेट. सो या दैट्स ऑल. कोई क्वेश्चन हो, कोई डिस्कशन हो? ओके, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली अपने हैंड रेज करके आप माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज पे आप इस सेक्शन को एंड करते हैं. वाह वाह. ओके, तो पर अपने सेक्शन को एंड करते हैं. मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है.
जी, तो ऊपर हम अपने सेक्शन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेट्स एंड मॉडरेटर, थैंक यू सो मच मोहम्मद ताला आपने और सभी को। तो ऊपर हम अपने सेक्शन को एंड करते हैं। हम फिर 9 PM में मिलते हैं लीड कोड के सेक्शन में। अल्लाह हाफिज़।